नमोकारो सयेषु पंच नमोकारो सर्वे पावपनाशनो मंगलानं च सर्वेसिं मम हवै मंगलम. Now I would request Praveen Rakaji, our chapter chairman of Jito Faridabad, to please come over here. जय जिनेंद्र, आप सभी का आज के बुकथलॉन की इस इवेंट में स्वागत है. मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का, जिन्होंने हमें ये कंसेंट दी कि हम इस प्रोग्राम को करें और उनकी बुक के लॉन्च के लिए हमारे जीतो बुकथलॉन में इनको इनवाइट करें. आज हमारे साथ में हमारे CFE के चेयरमैन हैं ऋषभ सावंत सुखा जी. सेंटर फॉर एक्सीलेंस जीतो की एक वंडरफुल एक्टिविटी है. इसमें हम बहुत सारी गतिविधियां कर रहे हैं, जिसके बारे में थोड़ा ब्रीफ आपको ऋषभ जी करेंगे. ऋषभ जी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और इन्होंने जिस हिसाब से जीतो के लिए कार्य किया है अनुमोदनीय है. इन्होंने JBN पहले शुरू किया था, जीतो बिजनेस नेटवर्क, जो आज की डेट में बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है और साल में 10,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है. अब इन्होंने सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया है, उसमें जिस हिसाब से नॉलेज शेयरिंग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है. डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी इज़ ए स्टार परफॉर्मर. दुनिया में सभी लोग इनको जानते हैं. मैं इनके बारे में थोड़ी सी आपको ब्रीफ बताना चाहूँगा. डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी इज़ द क्रिएटर ऑफ द मैथमेटिकल मॉडल ऑफ न्यूट्रिशन नोन एज द DIP डाइट. इनकी DIP डाइट फेमस है, इनको DIP डाइट के नाम से ही सब लोग जानते हैं, which has been proven effective in diabetes, hypertension, obesity, bone disease and chronic kidney diseases through clinical trials in India, Ayush Ministry, Nepal National Health Ministry and Malaysia Lincoln University. Furthermore, he received the Innovation Award 2024 WASME and Ethiopian Embassy for his gravity and heat-based invention, the GRADE system, to reverse chronic kidney diseases. Dr. Vishwarup Rai Chaudhary, an engineering graduate, hold post-graduation in diabetes and PhD honors in diabetes and chronic kidney diseases. With an impressive portfolio of 32 published books, he successfully oversees the HIIMS group of hospitals and medical college which actively engage in healthcare endeavors across India, Vietnam and Malaysia. जोरदार तालियों से मैं डॉक्टर साहब का स्वागत करूंगा और मैं चाहूँगा कि एक माला पहना के RK जैन साहब आपका स्वागत करेंगे. भगवान महावीर की ये माला है. हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत भगवान महावीर को याद करके करते हैं और RK जैन साहब हमारे प्रधान हैं, एडवाइज़र हैं और पूरे समाज रत्न हैं. अब मैं चाहूँगा कि बोरर साहब और सुधीर जी मिलके ऋषभ जी को एक माला पहनाएंगे. ये माला नहीं है, ये 108 मनकों का बुकेथलॉन का दाना है. कुसुम जी भी साथ में आ जाए और राखी जी भी आ जाए. तो ये स्पेशली हमने डिज़ाइन किया था. हमने कहा कि 108 ऑथर्स को बुला रहे हैं तो 108 मनकों की माला भी डॉक्टर साहब को और ऋषभ जी को पहनाई जाए. और अभी भाभी भी आने वाली है मेरे ख्याल से, तो हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं. वो आएंगे तो फिर उनका भी हम स्वागत करेंगे. अब मैं चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट की शुरुआत ऋषभ जी करें और इनवाइट करूँगा डॉक्टर साहब को और ऋषभ जी को पोडियम डायस पे आए और कार्यक्रम आगे बढ़ाएं. थैंक यू सादर. जय जिनेंद्र. आप सभी को जीतो के समस्त फरीदाबाद के पदाधिकारी और डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जिन्होंने आज इस प्रोग्राम के लिए हमें कंसेंट दिया. और अब हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं. तो नाहर जीतो बुकाथॉन में आप सभी का स्वागत है. राइसोनी ग्रुप के इट विल बी रिकॉर्डेड राइट. सो
नाहर जीतो बुकाथॉन के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विश्वरूप चौधरी। मैं सीए ऋषभ सावंतसुका, प्रोजेक्ट चेयरमैन जीतो सेंटर फॉर एक्सीलेंस। नाहर जीतो बुकाथॉन की शुरुआत हुई 108 ऑथर 108 विषयों से। जी हाँ, हमारा देश 64 कलाओं वाला देश है। हमें हर कला को सीखना है, हर कला को समझना है। किताबें खरीदता हर कोई है, लेकिन पढ़ता कोई कोई है। पढ़ता हर कोई है, लेकिन समझता कोई कोई है। और समझने के बाद क्या हम उनको जीवन में उतार पाते हैं? द आंसर है नहीं। आज की युवा पीढ़ी या हम हर समय स्क्रीन से जुड़े रहते हैं, लेकिन क्या स्क्रीन हमें सही जानकारी दे पाता है? क्या हम स्क्रीन से वो जानकारी ले पाते हैं जो एक ऑथर अपनी किताब के माध्यम से देता है? जी हाँ, इसी श्रृंखला में आज मैं डॉक्टर विश्वरूप चौधरी और उनकी एक प्रसिद्ध किताब है एंड ऑफ ट्रांसप्लांट, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। अगले 48 मिनट तक हम समझेंगे डॉक्टर विश्वरूप चौधरी से कि ये किताब लिखने की प्रेरणा उनको कहाँ से मिली, ये ग्रेड सिस्टम क्या है, क्रोनिक किडनी डिजीज के कैसे बचा जा सकता है, उसमें हमें क्या उपाय करने होंगे। वो सारी जानकारी तो 48 मिनट में संभव नहीं है दोस्तों, लेकिन इस किताब से आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। हर किताब से आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। और ये जो पूरा ज्ञान आपको इस किताब के माध्यम से मिलता है, ये संपूर्ण है, ऑथेंटिक है, रियलिस्टिक है। इसमें कोई डीप फेक नहीं है। आज वीडियो में, ऑडियो में, टेक्स्ट में बहुत सारा डीप फेक हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू नाहर जीतो बुकाथॉन, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 108 ऑथर के अंदर में आपने ये चुना। और आपका कार्य, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ आपका। मैं ही नहीं, मेरे परिवार में मेरे पिताजी जो है इंजीनियर हैं बिट्स पिलानी से, सुरेंद्र जी सावंतसुका। उन्होंने मुझे विशेष बोला था कि मैं डॉक्टर साहब के साथ जब मिलूं तो मैं उनका भी जो है वो अभिनंदन डॉक्टर साहब को करूं। तो आपका वीडियो हम बहुत देखते हैं, लेकिन जब कोई किताब हमारे सामने आती है, आई एम ए नॉन मेडिकल पर्सन, इसमें बहुत सारी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो शायद एक लेमैन के लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो आप बताएंगे कि इस किताब को कैसे पढ़ा जाए और इस किताब से हम फायदा कैसे उठा सकते हैं हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए। थैंक यू ऋषभ जी, आपने मुझे मौका दिया है यहाँ आप सबके बीच आने का। और जीतो को भी बहुत बहुत मेरी तरफ से थैंक यू एंड धन्यवाद कि ये मौका मुझे मिला आपके माध्यम से हज़ारों लाखों लोगों तक पहुँचने का। और ख़ास तौर पे आपके पिताजी को मैं प्रणाम करता हूँ, उनको बता दीजिएगा। और उनको भी मैं इनवाइट करता हूँ कि यहाँ पे आएँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ये वीडियो अगर देखेंगे तो बड़ी खुशी होगी। अब आते हैं बुक पे। ये जो बुक है एंड ऑफ ट्रांसप्लांट, इस किताब को बनाने में, लिखने में टोटल टाइम अगर मैं करूं तो मुझे लगे करीब 14 साल। और कैसे लगे वो मैं बता दूंगा अभी थोड़े। 14 साल में मैंने जो लिखा, और बुक की एक खासियत है किसी भी बुक की, आप वो बुक खरीदेंगे और ये बुक बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, ज़्यादातर इसमें पिक्चर्स ही हैं अंदर, तो आपको पढ़ने में 1 या 2 दिन लगेगा। तो जो चीज़ 14 साल में मैंने कलेक्ट किया, वही वाली नॉलेज 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में आप और मेरी नॉलेज बराबर हो जाएगी। ये है खासियत किसी भी किताब की। और आपने एक बात और बोली कि नॉन मेडिको, एक बात आपने बताई अपने बारे में। नॉन मेडिको देखा जाए तो मैं भी हूँ, मैंने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट किया, उसका पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने डायबिटीज़ पे किया, पीएचडी मैंने डायबिटीज़ एंड क्रॉनिक किडनी डिजीज पे किया। तो स्टार्टिंग तो नॉन मेडिको से हुआ है। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चाहे आपका फील्ड कोई भी हो, लेकिन हेल्थ तो सिर्फ आप ही का है ना। तो आपके बॉडी को नहीं पता कि आप मेडिको हैं या नॉन मेडिको हैं। आपके लिए, आपके बॉडी के लिए दुनिया का सबसे अच्छा डॉक्टर जो उसका ध्यान रख सकता है वो है आप खुद। तो ये तो एक्सक्यूज कोई कर ही नहीं सकता तो कि मैं तो भाई इस फील्ड से नहीं हूँ। इस फील्ड से आप हैं क्योंकि आप जिंदा हैं, है ना, और जिंदा रहना चाहते हैं और हेल्दी रह के जिंदा रहना चाहते हैं। तो ये जो किताब है, ये जो पढ़ेगा, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो भी कोई पढ़ेगा तो इतने सिंपल शब्द हैं। अगर जो अभी तक मैंने आपको बताया ये सारी बातें अगर मेरी समझ आ रही है तो इतनी वोकैबुलरी है उसके अंदर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप देखेंगे कुदरत ने हमें बनाया, इट इज़ ए वेरी सिंप्लीफाइड मेथड, लेकिन उसको कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है कि डिवाइड करके कि भाई ये किडनी का अलग डॉक्टर होगा, डायबिटीज़ का अलग डॉक्टर होगा, और किडनी के भी कई सारे और ब्रांचेस हैं, उनके अलग अलग डॉक्टर होंगे। तो वो खिचड़ी एक बन गई है। तो इस किताब के माध्यम से, क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जितने भी लोग सुन रहे हैं, जैसे ही मैंने ये वर्ड बोला तो आपके जहन में अपने बहुत क्लोज में ही ऐसे कुछ लोग मिल गए होंगे अभी तक जो लोग इस बीमारी से पीड़ित होंगे।
आज से अगर 10-20 साल पहले अगर ये क्रॉनिक किडनी डिजीज वर्ड आता आपके दिमाग में या कोई बोलता, तो आपको सोचना पड़ता कि कौन है कौन क्रॉनिक। आज सोचना नहीं पड़ता है। आप बोल सकते हैं कि भाई मेरे क्लोज नेटवर्क में ये 10 लोग हैं जो पीड़ित हैं। तो आज की तारीख में मुझे लगता है कि ये बीमारी के बारे में जानना और खुद अपना डॉक्टर बनना, बुक का मेरा मेन मकसद है कि ये पढ़ने के बाद आप खुद अपना इलाज कर पाएं और खुद ही अपने आप को ठीक कर पाएं। इसी सोच के साथ ये एंड ऑफ ट्रांसप्लांट हिंदी इंग्लिश दोनों में, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, और यहाँ तो फिजिकली किताब आपके हाथ में है, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, और ये बुक विश्वरूप.com/ebook में जाके फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि पूरे दुनिया के जितने अमेजन वगैरह सारे प्लेटफॉर्म में बिक रहे हैं, लेकिन फ्री में डाउनलोड करना तो हमारे वेबसाइट से लिया जा सकता है राइट नाउ जब आप ये सुन रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने जो अब मैं आता हूँ इस पे, किडनी की जो डिजीज आप कह रहे हैं कि 10-20 साल पहले लोगों को विश्वास नहीं होता था कि ये भी कोई बीमारी है, और आज हम देखते हैं घर घर में गली गली में इस तरह के जो डायलिसिस सेंटर भी खुल रहे हैं और हो रहे हैं। तो इसके मूल में जो कारण है जो हमारे खान पान, खाद्य अखाद्य, और जैसे मैंने देखा आप फ्रूट के ऊपर बहुत काम करते हैं, आप हमेशा, और हमारे जैनिज्म में भी हम फ्रूट्स के ऊपर काफी बल देते हैं कि भी फ्रूट जो है वो बहुत अच्छा पदार्थ है। लेकिन कब खाना है, कैसे खाना है, किसके साथ किसको नहीं खाना है, तो ऐसी कुछ प्रिवेंशन भी है जो इस किताब से हमें जानकारी मिलेगी, या ये एक रिसर्च है जिसकी आपको निचोड़ आप इस किताब में दे रहे हैं? देखिए, आप देखेंगे जितनी सारी बीमारियों के नाम आप जानते हैं वो ज़्यादा आप फ्रीक्वेंटली आपको दिखाई देते हैं। एक टाइम पे जैसे खांसी जुकाम होता था, वैसे आज कैंसर है, वैसे किडनी डिजीज है, वेरी वेरी कॉमन। अब कारण क्या है इसका? इसके कई सारे कारण हैं। एक तो है कि मिस डायग्नोसिस द बिगेस्ट कॉज, कि कई बार जो हमारे 20 हॉस्पिटल्स हैं, और कई बार हम देखते हैं कि जो आते हैं हेल्दी इंसान ही आते हैं वो, और लेकिन उनका रिपोर्ट कहता है कि वो किडनी पेशेंट है। तो उसका डायलिसिस हो रहा है बिकॉज उसको डायग्नोस ऐसा किया गया है। तो ये सबसे बड़ी एक दिक्कत है। एक हेल्दी इंसान, मान लो मैं और आप हेल्दी हैं, अगर हमारा डायलिसिस होने लगे कुछ दिन बाद हमारा किडनी फेल हो जाएगा, है ना, बिकॉज किडनी को पता है कि मेरा काम कोई और कर रहा है बाहर से, तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं है। इट्स लाइक ए मसल, राइट। तो क्यों है? एक तो ये है कि मिस डायग्नोसिस द बिगेस्ट कॉज, मिस डायग्नोसिस, राइट। तो उसके ट्रैप में वही फंस सकता है जो कभी डायग्नोसिस करने चला जाएगा। होता है रूटीन चेकअप करा लिया, बाई चांस पता चल गया। तो ये खेल पहले नहीं होता था। रूटीन चेकअप एक ऐसा हो गया कि कॉर्पोरेट में भी फ्री साल में एक बार रूटीन चेकअप देते हैं, वो एक ट्रैप है। दैट इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। तो लेकिन सही में भी कोई किडनी पेशेंट हो सकता है, वो तादाद थोड़ी कम है। और ड्रग डिपेंडेंट किडनी पेशेंट होते हैं कि ड्रग की वजह से, ड्रग इंड्यूस्ड। हाँ, मान लो कोई डायबिटीज की दवा 10 साल खाएगा तो किडनी फेल हो जाएगी उसकी, है ना। कोई इंसुलिन लेगा, कोई बीपी की दवाई 10 साल खाएगा तो किडनी फेल हो जाएगी उसकी। सारा बर्डन किडनी पर रह रह के जो पैरासिटामोल खाएंगे उनकी किडनी फेल हो जाएगी। तो ये सारे कारण हैं कि इनमें से इट कैन बी ए मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ देम, इट कैन बी एनी वन ऑफ देम। डॉक्टर साहब, आजकल जो ये जो मल्टीविटामिन आए हैं, जो मल्टीविटामिन लोग ओवर द काउंटर न्यूट्रास्यूटिकल मल्टीविटामिन खुद से ही लोग खाने लग गए हैं, और लोगों को लगता है भी मुझे थोड़ी कमजोरी लग रही है, चलो भी मैं 3-4-5 विटामिन D3 कैल्शियम फलाना फलाना। तो क्या ये भी एक कारण होता है कि हमारे प्यूरिफिकेशन सिस्टम में ऐसा कुछ? हाँ, ये एक बहुत बड़ा कारण है। इसका सिंपल जवाब ये है कि मल्टीविटामिन कैप्सूल्स एंड टैबलेट दे डोंट वर्क, दे वर्क इन रिवर्स डायरेक्शन, राइट। वो आपको जिस बीमारी के लिए वो मल्टीविटामिन ले रहे हैं वो बीमारी वो करेगा। फॉर एग्जांपल, विटामिन ई इज नोन टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम हार्ट डिजीज, लेकिन विटामिन ई जब नेचुरल फॉर्म में सेब से मिले या संतरे से मिले तब वो आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा। और वही अगर अपने उस संतरे से, सेब से एक्सट्रैक्ट कर लिया विटामिन ई एंड देन मेक ए कैप्सूल एंड टेक इट, तो अब वो हार्ट डिजीज को बढ़ाएगा। दिस इज अ प्रूवन साइंस, राइट। तो कोई भी चीज अगर एक्सट्रैक्ट करके लेंगे तो उसकी जो तासीर है, उसका जो वो इट बिकम्स ऑपोजिट। तो वो तो ले रहा है ये सोच के कि मेरी हेल्थ बढ़ रही है, बट वो नहीं हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है। तो दैट इज द ट्रूथ। डॉक्टर साहब, जब ये जो हम बात करते हैं कि हमने अगर बायो फॉर्म में, या जो आप कह रहे हैं नेचुरल फॉर्म में फ्रूट से खाया, तो फ्रूट हमारे पास खट्टे मीठे हर तरह के फ्रूट हैं, तो क्या हम सभी तरह के फ्रूट खा सकते हैं? उनको कब खाना चाहिए? सवेरे खाना चाहिए, रात को खाना है? आजकल शादियों में जाते हैं, सब फ्रूट स्टॉल पे खड़े होकर फ्रूट खाते हैं रात को 10-11 बजे, क्या वो समय सही है? क्या हम फ्रूट के साथ मिल्क को यूज कर सकते हैं? लोग मिल्क शेक में फ्रूट डाल रहे हैं, खट्टा मीठा सब तरह का। तो खाद्य अखाद्य के बारे में थोड़ा सा जागरूकता। देखिए, इसको समझने के लिए आपको 3 स्लाइड समझने पड़ेंगे। आप इधर देख सकते हैं, ये व्हाट इज नोन एज DIP डाइट। आज से करीब 14 साल पहले इसको मैंने डिजाइन किया था, और इसके कई सारे क्लिनिकल ट्रायल अभी
आपको बताया भी। तो इसमें फ्रूट कैसे खाना है, द बेस्ट टाइम इज द मॉर्निंग टाइम, राइट। सुबह से 12 बजे तक, जब तक 12 बजे से पहले पहले 3 से 4 तरह के फल, और अपने बॉडी वेट के अनुसार, मेरा बॉडी वेट 70 kg फॉर एग्जांपल, इंटू 10 करेंगे दैट बिकम 700, तो 700 ग्राम फल कम से कम, अधिक तो कितना भी हो सकता है। मान लो किसी का 600 ग्राम में पेट भर गया, खाया नहीं जा रहा, तो वहीं रुक जाएगा, बट दैट इज इंडिकेटिव नंबर। लेकिन कोई अगर बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज वगैरह करता है तो उसका डबल भी खा सकता है। तो 12 बजे तक ओनली एंड ओनली फ्रूट्स, पेट भर के, एक बार में खा लो, 4 बार में खा लो। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि जो आप न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे, फलों के अलग अलग कलर होते हैं, ठीक है ना। तो गॉड ने वो एक तरीका बनाया होगा जिससे आप पहचान पाए अलग अलग कलर, मींस अलग अलग कॉम्बिनेशन न्यूट्रिएंट। अगर मैं 4 तरह के फल लेता हूँ और उनके अलग अलग कलर हैं, वो पीला है, वो लाल है, वो काला है, वो हरा है, तो यानी कि मुझे लगभग सारे न्यूट्रिएंट इन सब में मिल गया, ठीक है ना। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप 12 बजे तक। अगर तो कोई डायबिटीज पेशेंट है तो जरूरी है उसके लिए कि वो मीठे फल जरूर खाए। जैसे मीठे फल, जैसे अभी आम का सीजन है तो ढेर सारा आम खाए, 1 किलो खा ले, बेशक 2 किलो खा ले, खाली पेट। अगर ऐसा करेगा तो उसकी मजबूरी हो जाएगी, बाय थर्ड डे ही हैज टू स्टॉप द मेडिसिन, ब्लड शुगर विल गो सो लो, राइट। तो ये चीज कोई नहीं बताता, इसका उल्टा ही बताते हैं। हाँ, क्योंकि आम नहीं खाना चाहिए। आम नहीं खाना है, गोली खाओ, आम मत खाओ। हाँ, तो अगर आम खा लेंगे तो गोली नहीं खानी पड़ेगी, और खा रहे थे तो उसको छोड़नी पड़ेगी। तो हमारे हॉस्पिटल में लोग आते हैं जो डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनको भर्ती कराते हैं, तो पहले दिन जब आम का प्लेट लाते हैं वो घबरा जाते हैं कि शायद इन्होंने मुझे, उनको पता नहीं कि मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ। और खाने के बाद जब ग्लूकोमीटर चेक करते हैं तो तब ये सोचते हैं ग्लूकोमीटर खराब हो गया शायद। और फिर जब बोलते हैं आपको दवाई की जरूरत नहीं है, तो एक और शॉक, तीसरा शॉक लगता है कि 15 साल से ले रहे थे, इंसुलिन ले रहे थे, और ये छूट गया, ऊपर से आम खा लिया, बिकॉज आम खा लिया। तो आम है, चीकू है, अंगूर है, बिल्कुल भर पेट मीठा फल खाना है 12 बजे तक, स्टेप 1, ठीक है ना। तो फल खाने का जो आपका सवाल था, बेस्ट टाइम इज द मॉर्निंग टाइम, तब आपका पेनक्रियाज एक्टिव होता है, उसको तब ज्यादा खुराक चाहिए। स्टेप 2, लंच एंड डिनर के लिए जब भी आप बैठेंगे तो 2 प्लेट लेके बैठे, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। प्लेट 2 में जो अभी खा रहे हैं वही खाइए, रोटी सब्जी दाल चावल डोसा इडली, वट एवर इज योर स्टैंडर्ड डाइट। लेकिन उससे पहले प्लेट 1 दवा की तरह काम करेगी। 3 से 4 तरह के वेजिटेबल ले लीजिए जो कच्चे फॉर्म में हो, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, ककड़ी, मटर, सलाद पत्ता, प्याज वगैरह, वट एवर यू वांट। भगवान ने इतने सारे वेजिटेबल बनाए ये सोच के कि भाई इनमें से कोई 4 आप ले ही सकते हैं, तो वो ले लीजिए। और लेके अपने बॉडी वेट इंटू 5, मेरा बॉडी वेट 70 kg इंटू 5 दैट बिकम 350 ग्राम्स। 350 नहीं तो 300 ग्राम, नहीं तो 250 ग्राम तो ले ही लीजिए अपने बॉडी वेट के हिसाब से। उतना खाने के बाद अब प्लेट 2 को हाथ लगाना है। हम सलाद खाते हैं सभी लोग, लेकिन साथ साथ खाते हैं, राइट। 6 लोगों का एक फैमिली है, बीच में सलाद का एक प्लेट रख दिया, और वो एक एक टुकड़ा ले भी लिया, और वो वैसे ही पड़ा रह गया, और खाना खा के उठ भी गए। तो वो भाई ऐसे लगता है कि शो पीस की तरह रह गया। लेकिन सलाद खाना है एज ए पार्ट ऑफ द, कि 50% डाइट आपका सलाद ही है। और जब ये करेंगे 2-4 दिन तो आपकी भूख बढ़ जाएगी। तो अभी अगर आप 4 रोटी खाते हैं फॉर एग्जाम्पल लंच में, तो 4 का 5 हो जाएगा, क्योंकि आपकी मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ गई है, राइट। तो इंपॉर्टेंट है क्या खाना है, और इंपॉर्टेंट है किस ऑर्डर में खाना है, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। कई लोग बोलते हैं पहले मैं प्लेट 2 खा लेता हूँ, फिर प्लेट 1 खा लूंगा, तो वो फिर असर भी उल्टा करेगा। लाइव रॉ वेजिटेबल, लाइव फूड, जिंदा फूड, वो जब पेट में जाता है तो फिर इट सेंसेस कि बॉडी के कौन से ऑर्गन में, कौन से सेल में कौन सी न्यूट्रिशन की जरूरत है, या कहाँ पे ओवर न्यूट्रिशन ऑलरेडी है। जब आप कुक करते हैं तो जो सेंसिंग पावर ऑफ द फूड इट गोज अवे, ठीक है ना। तो वो सीधे इग्नोरिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी सीधे ब्लड में जाके घुलता है। इसीलिए आम चाहे कितना ही मीठा क्यों ना हो, वो जाएगा स्टमक में, स्टमक से ब्लड में जाना है कि नहीं, डिपेंड्स ऑन ब्लड में उस वक्त शुगर कितना है। नहीं तो वो स्टमक वेट करेगा, लिवर में छुप जाएगा, स्टूल से निकल जाएगा। इसीलिए दैट इज इंटेलिजेंट फूड, लिविंग फूड, है ना। तो ये है लंच और डिनर दोनों टाइम पे। एक आखिरी बात, अवॉइड पैक्ड फूड, अवॉइड एनिमल फूड, डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट इज एनिमल फूड, क्योंकि एनिमल ओरिजिन से आ रहा है, दूध तो कोई प्लांट से तो आ नहीं रहा। और कुछ स्नैक्स लेना तो नट्स, स्प्राउट्स मुट्ठी भर ले लिया, फ्रूट्स 12 बजे के बाद भी खा सकते हैं, लेकिन शाम ढलने तक डिनर कर लें, 7 बजे 8 बजे, उससे ज्यादा नहीं। धूप में बैठे 40 मिनट, नहीं तो 20 मिनट, नहीं तो 15 मिनट तो बैठ ही जाएं, क्योंकि धूप भी आप खा रहे हैं एक्चुअली, योर स्किन ईट्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ द फूड, उसको फूड माने, है ना। तो जो आपका सवाल था कब कैसे कौन सा किस ऑर्डर पे, दिस इज द, जैसे ये करेंगे बाय थर्ड डे
your by second to third day your blood sugar should start dropping. By 7th day your blood pressure should start dropping. और एक महीने में हमने देखा जो लोग मोटे हैं, एक महीने में 10% वेट रिडक्शन, 10% और वेट रिडक्शन हो जाता है. सेकेंड मंथ 5% टिल यू अचीव योर नॉर्मल BMI, बॉडी मास इंडेक्स. और जॉइंट पेन वगैरह है तो इट टेक्स 15 days टू सी द क्लियर कट बेनिफिट आउट ऑफ इट. तो यहाँ पे दवा क्या रहा, आपका फ्रूट्स, आपका वेजिटेबल, नॉट जस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, द क्वांटिटी, द ऑर्डर, द टाइमिंग. अब वो दवा बन गया, मेडिसिन बन गया, अदरवाइज इट इज अ फूड. तो ये सिंपल है. अब आप में से बहुत लोग, जो लोग मुझे सुन भी रहे हैं, तो आप में से बहुत लोग DIP डाइट या तो करते होंगे या आपके सर्कल में कोई ना करते होंगे. तो इसके जो रिजल्ट्स हैं, इट इज ऑलरेडी नाउ नोन टू द पब्लिक एंड दिस इज समथिंग व्हिच कैन बी फॉलोड एनीवेयर बाय एनीबॉडी इन एनी कंडीशन. तो डॉक्टर साहब, जो आपने बताया DIP डाइट के बारे में, उसके अंदर जो लगता है कि अभी सब उल्टा हो रहा है, क्योंकि लोग सवेरे सवेरे स्प्राउट खा रहे हैं, आप कह रहे हैं शाम को खाना है, सवेरे से उठ के बादाम खा रहे हैं, काजू किशमिश खा रहे हैं, ड्राई नट्स खा रहे हैं, जबकि फ्रूट्स नहीं खा रहे, और शाम को हम फ्रूट्स खा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं इसका उल्टा करने से क्या परिणाम भी उल्टे हो सकते हैं? यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी की जरूरत है. जैसे कुछ तरह के फूड हैं, ये यहाँ पे देखेंगे, जैसे स्प्राउट्स हैं, नट्स हैं या फ्रूट्स हैं, ये दीज आर ऑल्सो एनी टाइम फूड, ये कभी भी ले सकते हैं. तो नट्स, स्प्राउट्स सुबह लेना कोई गलत नहीं है, और फ्रूट्स को शाम ढलने से पहले लेना कोई गलत नहीं है. मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 12 बजे तक तो पक्का ही ले लो फ्रूट, उसके बाद भी मन करे तो ले लो, राइट. एंड ट्राई टू, रात में कुछ भी मत खाओ, ऐसा नहीं कि फली मत खाओ. सनसेट डोंट ईट एनीथिंग, राइट. क्योंकि हमारा जो बॉडी का सर्केडियन क्लॉक है, सर्केडियन मतलब हमारे बॉडी के हर अंग का एक टाइमिंग है, कब वो सोता है, कब वो उठता है. हमारा जो पेनक्रियाज इट स्लीप्स एट 8 PM, राइट. अब जब भी मान लो आप 8 बजे खा रहे हैं तो वो उसका सोने का टाइम है, तो आप उसको जगा रहे हैं. प्लांट मेंटेनेंस जैसे होती है वैसे ही हमारी बॉडी की जो हाँ. मेंटेनेंस है, उसके लिए टाइम चाहिए. तो डॉक्टर साहब, एंड ऑफ डायलिसिस, जो एंड ऑफ ट्रांसप्लांट, हम ये बुक के बारे में जानेंगे. इसमें आपने ग्रेड सिस्टम के बारे में कहा है, जिसके लिए ग्रेड का जो फुल फॉर्म है ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम. इसके बारे में आप थोड़ा सा दर्शकों को बताएं, क्योंकि जब ये पढ़ेंगे तो उससे कनेक्ट कर पाएंगे. देखिए, ये बहुत ही एक सीरियस मामला है. इमेजिन कीजिए, मुझे लगता है जितनी सारी बीमारी इंसान को होती है, उनमें सबसे ज्यादा पेनफुल अगर कोई बीमारी है वो है क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट इफ दे आर गोइंग ऑन डायलिसिस, राइट. मतलब ये कि इमेजिन कीजिए कि हफ्ते में 2 या 3 बार उनका पूरा ब्लड निकल के बाहर जाता है मशीन में, फिर वापस आता है. और ये प्रोसेस हर हफ्ते होना है, हफ्ते में 2-3 बार होना है. कोई लेके जाएगा, कोई लेके आएगा, तो वो सिर्फ इसी में लग जाता है. 2 लोग तो ये जॉब गई. पर महीना उसका खर्चा है 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, डिपेंडिंग ऑन कहाँ जा रहा है, ठीक है ना. तो दैट इज अ वेरी पेनफुल सिचुएशन एंड एवरी डे ही इज गेटिंग क्लोजर टू द डेथ. एवरी डे वो और ज्यादा, वो उसकी हालत खराब होती जा रही है, वो अपनी मौत को देख रहा है धीरे धीरे. तो दिस इज अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट. तो इसमें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, उसको समझने के लिए, समझाने के लिए मैं छोटा सा एक आपको एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ. एंड इसको ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर सब कुछ छुपा है, राइट. तो 5 मिनट का है. लेट्स सी दैट. अगर कोई एम्स हॉस्पिटल में आते हैं और आके वो अपना किडनी ठीक कराते हैं, डायलिसिस छुड़वाते हैं और पूरी तरह दवाई फ्री, मेडिसिन फ्री हो जाते हैं, तो उपलब्धि नहीं है. उपलब्धि तो है कि उन्होंने अपने आप को खुद ब खुद बिना हमारे इंटरवेंशन के घर पे ठीक कर लिया हो. तो ऐसी एक कहानी जो मुझे लगता है आपके माध्यम से देश में पहुंचे, क्योंकि आज देश में लाखों किडनी के ऐसे पेशेंट हैं जो डायलिसिस पर निर्भर हैं, ऐसे पेशेंट हैं जो ट्रांसप्लांट ऑलरेडी करा चुके हैं, वो भी फेल हो चुका है. तो अगर ऐसे लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं तो अगले 5 मिनट में जो सुनने जा रहे हैं वो आपके लिए आई ओपनिंग होगा. आपको ये भरोसा हो जाएगा कि आप जहां कहीं भी है वहीं रहते हुए आप ठीक हो सकते हैं. आपको हम तक पहुंचने की जरूरत नहीं है. सिर्फ अभी विंग कमांडर धैया जी और उनकी धर्मपत्नी जो बोल रहे हैं अगले 5 मिनट में, वो सुनने की जरूरत है. तो आप और हम ये सुनेंगे बहुत ही शांति से.
मेरा नाम रुचि है, मैं 37 ईयर्स ओल्ड हूँ। सर मेरे लिए भगवान है, मेरे पास और कोई वर्ड नहीं है सर के लिए, क्योंकि सर ने मेरी जिंदगी बदल दी है। अक्टूबर 2020 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था। मेरी मदर ने मुझे किडनी दी थी। इनिशियली फर्स्ट 2 मंथ्स तो बहुत अच्छे निकले, बट उसके बाद मेरा क्रेटनिन बढ़ने लग गया। डायग्नोज किया, बायोप्सी करी नई किडनी को, तो पता चला बीके वायरस है। 2 साल के अंदर मेरा क्रेटनिन बढ़ के 7 पहुंच गया। तो मतलब ट्रांसप्लांट को कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी ब्लेसिंग थी भगवान की कि जून 23 में हम सर से मिले, हिम्स हॉस्पिटल में सर से मिलने गई। मेरी 3 दिन के बाद फिस्टुलर सर्जरी थी। डॉक्टरों ने मुझे डायलिसिस पे जाने के लिए बोल दिया था। 3 दिन सर ने मुझे 17 जून को हमारी एनिवर्सरी थी, और आज तक का मुझे बेस्ट गिफ्ट मिला कि जो मैं सर से मिली। 17 जून को सर ने मुझे बोला फिस्टुला बनवाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट फॉलो द स्टेप्स, डाइट फॉलो करो, थेरेपीज फॉलो करो। एंड मैंने रिलीजियसली फॉलो करी। मेरा क्रेटनिन 7 से 3.6 तक आ गया था, और अभी भी मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, और मैं घर बैठ के सब कुछ फॉलो कर रही हूँ। मैं कभी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुई, कभी हिम्स में नहीं गई। जो भी कर रही हूँ मैं सर के यूट्यूब वीडियोस को देख के फॉलो कर रही हूँ। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के, मेरी जिंदगी बदल दी है सर ने। मुझे अब लगता नहीं मुझे सेकंड ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। इसी चीज को रिलीजियसली फॉलो करके मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही रख सकती हूँ। थैंक यू सो मच सर। आप शेयर करना चाहें? Like most of the things have already been covered by my wife, and as she said, fortunately we met sir on the 17 June 2023. It was our anniversary on that day, and that was the best gift that we can expect from anybody on that day, that he has given a new life to our whole family. And in this entire thing, I believe it is also responsibility of the near and dear ones, जो patients के हैं, because they have to give that moral support. Because it's. I was just talking to somebody just now that allopathy has spoiled their mind. It kind of quick fix, but this is how we need to change our lifestyle for a long duration, for a long-lasting effect. And I'm sure things will better improve, आगे और अच्छी होंगी with the lifestyle जो अब मिल गया है, and we are from the core of our heart we are thankful to Dr. Vishrup sir, and whomsoever we meet after that, we always tell them that this is the lifestyle, this is the videos, and people are doing it, and change is there in positive way. So we are thankful to God and thankful to Dr. Vishrup Chaudhary, and we'll stay connected, and we. तो अभी जो आपने देखा वो किडनी फेल हुआ, फिर ट्रांसप्लांट कराया, ट्रांसप्लांट किडनी भी फेल हो गया, यानी कि अब दूसरी किडनी देने की बारी थी, और दूसरी किडनी देने के लिए विंग कमांडर तो ग्रुप कैप्टन हो गए हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपना किडनी दूंगा। वो स्टेज पे वो आए मिलने, और तब ये जो किताब में जो लिखा, मैं उनको बताया कि भाई आपको हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं है, ये घर पे किया जा सकता है। एंड वो एग्री हो गए। क्या क्या घर पे होंगे, दो ही चीज होंगी। एक तो DIP डाइट जो मैंने आपको बताया, वो DIP डाइट उन्होंने किया, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। और सेकंड, हॉट वाटर इमर्शन। हॉट वाटर इमर्शन क्या है वो एक मैं आपको दिखाता हूँ। ये है हॉट वाटर इमर्शन। आप देखिए यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस का पानी है। ये हमारे हॉस्पिटल का ही वीडियो है, और ये सारे रियल पेशेंट हैं जो अदरवाइज डायलिसिस पे थे पहले। और 40 डिग्री सेल्सियस पानी है, और पानी का आप गले तक या शोल्डर तक पानी है, और ऐसा 2 घंटे बैठना है, और ऐसे इस तरह से बैठना है। तो जब ऐसे बैठते हैं तो हमारा जो स्किन है, इट बिकम्स द थर्ड किडनी। पानी का प्रेशर पड़ रहा है और हीट पड़ रहा है, जब ये दोनों चीज स्किन पे पड़ता है, इट बिकम्स द थर्ड किडनी। तो 2 किडनी फेल हो गए, लेकिन भगवान ने एक तीसरी किडनी दी, वो एक्टिवेट हो गई। जब पानी से बाहर निकलेंगे ये, तो हम देखते हैं कि इनका जो ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है हर बार। इनका जो वेट 500 ग्राम से 1 किलो के बीच में रिड्यूस होता है। वही वाला वेट जो किडनी फेल होने की वजह से बाहर नहीं निकाल पा रहा था थ्रू यूरिन, तो वो इकट्ठा होता जा रहा था फ्लूइड, लेकिन उस फ्लूइड को स्किन के रास्ते निकाला। ये समझने की जरूरत है कि आप अगर यूरिन का एक सैंपल लेंगे, अपने पसीने का, स्वेट का एक सैंपल लेंगे, दोनों लैब टेस्ट कराएंगे तो दोनों सिमिलर मिलेंगे, राइट। तो यूरिन एंड योर स्वेट इज अ सिमिलर काइंड ऑफ थिंग,
राइट, उसमें दोनों में क्रिएटिनिन मिलेगा, दोनों में यूरिया, यूरिक एसिड और दोनों में प्रोटीन, दोनों में शुगर, ये सब चीज सेम मिलेंगे। तो जब हमारी किडनी फेल हो गई तो तीसरी किडनी को, स्किन विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, उसको एक्टिवेट कर दिया। तो अब किडनी को मौका मिल गया टू रिवाइव करने के लिए वो डीआईपी डाइट है, और अभी सपोर्ट करने के लिए ये हॉट वाटर इमर्शन है। ये दोनों चीज जो उन्होंने किया, मिसेस दहिया ने जो किया, तो उससे क्या कि जो ट्रांसप्लांट के बाद दूसरा ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और तब तक के लिए जो डायलिसिस की जरूरत थी और साथ में दवाइयां, वो सब के सब रुक गई। अब वो घर पे ये करती हैं, डाइट लेती हैं, और दोनों के दोनों, क्योंकि अगर ट्रांसप्लांट करेंगे तो वो फेल हो जाएगा, और जब फेल होता है तो दो लोग फेल हो रहे हैं, एक जिसका ट्रांसप्लांट फेल हुआ और दूसरा जिसने दिया, उसके पास भी तो एक ही रह गया, वो भी तो पेशेंट ही बन गया। जबकि इसका ऑल्टरनेट क्या है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ग्रैड, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट। ग्रैड का फुल फॉर्म, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस क्या है उसको मैं आपको समझाता हूं। मान लो आपके पास कोई किडनी पेशेंट आता है, जो इनिशियल सिम्टम होते हैं कि पैरों में सूजन वगैरह आ जाता है, सूजन आ जाता है, इनिशियल सिम्टम, पहला सिम्टम कि पैरों में सूजन आ गया, यूरिन आउटपुट कम हो गया, दैट इज हाउ इट स्टार्ट्स। तो उसको वहीं आप रोक सकते हैं। तो जैसे ही कोई पेशेंट आए ऐसा बोले कि मेरे पैरों में, जब बैठते हैं जैसे आप बैठे हैं अभी, और ऐसे अगर जितनी देर बैठेंगे आपके पैर थोड़े सूजन लगने लगे, आंखों में सूजन आने लगी, दैट इज द फर्स्ट सिम्टम। सिम्टम से पहचानिए किडनी डिजीज को, कभी भी आंकड़ों से मत पहचानिए, राइट। तो ऐसा सिम्टम आते ही आपको ये बोलना है कि अभी से स्टार्ट द डीआईपी डाइट, जो घर पे कर सकते हैं, एंड वी कॉल इट हेड डाउन टिल्ट। ये हेड डाउन टिल्ट 10 डिग्री पे मैंने इसको एंगल कर दिया बेड को, राइट। 3 ईंटें लगाएंगे तो 10 डिग्री एंगल बनता है, और पेशेंट ऐसे लेटेगा, पॉस्चर कोई भी हो लेकिन सिर नीचे की तरफ। ऐसे जब 2 घंटे लेटता है तो ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस, यानी कि ग्रेविटी, अभी तो ग्रेविटी आपके मेरी कैसे काम कर रही है, ब्लड को नीचे पुल कर रही है ना, नीचे खींच रही है, लेकिन यहाँ ब्लड को वो ऊपर भेज रही है, आप समझ रहे, तो हार्ट के डायरेक्शन भेज रहे हैं। यहाँ जब हम खड़े हैं, आप बैठे हैं, तो हार्ट के अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रही है। इस पोस्चर में ग्रेविटी इज वर्किंग विद द हार्ट, टुवर्ड्स हार्ट, और बीच में आता है किडनी। तो किडनी में ब्लड पूल होता है, जिससे किडनी की रिपेयरिंग फास्ट होती है, सूजन 2 घंटे के अंदर कम हो जाती है। लेकिन अगले दिन फिर करना है, 15-20 दिन में जब देखा कि अब सूजन दोबारा नहीं आ रही, दिस मींस कि वो ठीक हो चुका है। तो डाइट काम कर रहा है एंड ग्रेविटी काम कर रही है। तो ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम, ये जो ना, यहाँ भी ग्रेविटी काम कर रही है। आप सबके ऊपर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ही इस वक्त, लेकिन इन लोगों में एटमॉस्फेरिक प्रेशर सिर्फ यहीं तक है जहां तक कि बाहर है, और पानी के अंदर वाले हिस्से में एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ द वाटर 20% मोर प्रेशर, उसमें कार्डियक आउटपुट अबाउट 20% बढ़ जाता है। जो 20% कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, आपके घर पे अगर बाथटब है, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, एक दिन, आई नो यू मोस्ट ऑफ यू आर हेल्दी, एक दिन मेरे कहने पे आप हॉट वाटर में बैठ के देखो, 15-20 मिनट के ज्यादा नहीं बैठ सकते, हाफने लगेंगे, मानो कि बहुत जोर से दौड़ रहे हैं। आप स्टेशनरी हैं, लेकिन आपका हार्ट की फंक्शनिंग इज एज इफ यू आर हैविंग ए मैराथन। तो वो जो अंदर का इफेक्ट है वो हीलिंग करता है। तो पहले दिन कोई भी 2 घंटा नहीं बिठाते हम पेशेंट्स को, पहले दिन 20 मिनट, 25 मिनट, 23 मिनट करते करते ओवर अ पीरियड ऑफ 10 डेज, 15 डेज, अब वो 2 घंटा ऐसे बैठ पाता है। तो दैट इज व्हाट इज ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट। ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस में पहला ये हो गया, ये भी ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस का पार्ट है, डाइट तो आपको पता है। तो ये इनमें से एक भी ऐसी चीज नहीं है जो कि घर पे कोई ना कर सके। इनफैक्ट हमारे जो पेशेंट्स हैं, जैसे हम बोलते हैं घर पे करो, तो वो जुगाड़ू भी बहुत है, घर पे कर लेते हैं आराम से। आपको लग रहा होगा कैसे करते हो घर पे, देखिए कैसे करते हैं घर पे। ये तो ये गर्म पानी अंदर डाल दिया, ये इंडस्ट्रियल ड्रम है, और सामने एक और गर्म पानी का, ज्यादा गर्म पानी, ताकि ये ठंडा होने लगे तो यहाँ से लेके वो साथ ही साथ, खाली तो बैठे ही हैं, तो इस तरह से करेंगे। ये रियल पेशेंट है जो एक टाइम पे डायलिसिस पे थे, रियल पेशेंट, राइट। दे अंडरस्टूड थ्रू आवर वीडियो, थ्रू दिस बुक, एंड दे स्टार्टेड डूइंग एट होम। ये हिंदी इंग्लिश में बुक है, ये फ्रिज का दरवाजा निकाल दिया इन्होंने, राइट, और इसके अंदर बैठ गए, राइट। तो पीपल आर क्रिएटिव, ऐसा नहीं कि बहुत पैसा चाहिए, दिमाग चाहिए और करने की थोड़ी बहुत इच्छा चाहिए। इन्होंने देखिए इन्होंने अपने बाथरूम में एक वॉल एक्स्ट्रा लगा दिया, गीजर वगैरह ऊपर था ही, गर्म ठंडा मैनेज करने के लिए 2 टैप आप देख ही रहे हैं। ये इंजीनियर है अमरावती के, इन्होंने तो बड़ा सोफिस्टिकेटेड बनाया, एक मूविंग मॉडल, कहीं भी लेके जा सकते हैं और पानी को ऑटोमेटिकली गर्म ठंडा या रोक सकता है। तो ये दिखा भी रहे हैं, ये इनसे लोग ऑर्डर भी लेते हैं कई बार, जो पेशेंट्स हैं, है ना। तो ये थर्मोस्टेट वगैरह लगाया, ही शोइंग दैट। तो इन्होंने तो एक टीवी भी लगा दिया, 2 घंटे बोर ना हो जाए तो टीवी भी उनके बाथरूम में लग गया। दीज आर द रियल पेशेंट्स, राइट। इनके घर पे जगह नहीं है तो इन्होंने घर के बाहर ही एक बाथटब बना दिया। ये जो पैनल देख रहे हैं, ये इन्होंने हमसे खरीदा है, जो
टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, बाकी इन्होंने खुद बना लिया। तो यानी कि ये इन्होंने सिंटेक्स का टैंक जो होता है आपके छत पे है उसको काटा बीच में से, एंड वही इनका हॉट वाटर इमर्शन बन गया। इन्होंने सिंपल अमेजन से खरीद लिया, ये तो बाजार में नॉर्मली मिलता है, उसको यूज कर लिया, एक थर्मोस्टेट खरीद लिया और घर के गीजर में कनेक्ट कर दिया। तो इस तरह से लोगों ने अपने आप ही अपना जुगाड़ करके व्हेन दे गॉट क्योर्ड, तब उन्होंने वीडियो फोन ऑन किया कि हम तो ठीक हो गए, जस्ट थैंक्स बोलने के लिए। हमने बोला आप ठीक कैसे हुए, घर पे कैसे किया, हमें भेजो, देन दे सेंड ऑल दिस। तो हम अपने नए पेशेंट को ये शेयर करते हैं। इन्होंने देखिए टंकी को काटा, अपनी वाइफ के लिए बनाया और एक कुर्सी भी लगा दी ताकि आराम से कंफर्टेबली 2 घंटे बैठा जा सके, राइट। सो पीपल आर इनोवेटिव। और इन्होंने खुदाई करके एक जमीन में गड्ढा खोदा, एक हीट रेजिस्टेंट पॉलिथीन लगाया और उसमें गर्म पानी भर के हॉट वाटर इमर्शन इन्होंने बना दिया। तो ये हीट रेजिस्टेंट पॉलिथीन है। इन्होंने दीज आर द रियल पेशेंट, दोज हु हैव नेवर मेट मी, मोस्ट ऑफ देम। ये बुक पढ़ा, समझा, वीडियो देखा, अंडरस्टैंड किया, राइट। एंड ये अजमेर का बच्चा है, हफ्ते में 2 डायलिसिस था पहले, अब नहीं। इन्होंने अपने घर पे ही, इनके पिताजी ने जुगाड़ कर दिया, एंड देन सो दैट डायलिसिस से बचने के लिए। और ये भी जिंदगी भर नहीं करना है, 3 महीने 4 महीने, हो सकता है 6 महीने, बट वंस दे आर, अब उनके सिम्टम चले गए तो उसको बंद कर दिया। डाइट हमेशा करना है। तो दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने बताया थर्मोस्टेट, टेम्परेचर कितना होना चाहिए और दिन में कितनी बार करना चाहिए, इसका भी वीडियो वगैरह में सब बताया हुआ है। देखिए टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, राइट। और दिन में तब करना है जब आपका पेट खाली हो, या तो सुबह सुबह होता है, और शाम के सूरज ढलने से पहले आप डिनर कर ही रहे हैं तो 2 घंटे 3 घंटे में सब कुछ डाइजेस्ट हो ही जाना है, तो रात को सोने से पहले कर लो। तो देयर आर 2 टाइम, आइदर अर्ली मॉर्निंग और बिफोर गोइंग टू बेड, इन दोनों में से 40 डिग्री सेल्सियस, राइट। ये हमारे जो पेशेंट उनको रट्टा हो गया, बुक में भी हमने लिखा है, वीडियोज में बताते हैं। तो ये जो बुक है इसमें आपने लिखा है कि ये डीआईपी करना है और ये हॉट वाटर करना है। अब जो क्रोनिक पेशेंट है उनको आपने ठीक किया, जीवन दान दिया, लेकिन जो अभी सिम्टम से गुजर रहे हैं, जिनको अभी तक प्रॉब्लम नहीं हुई है, हेल्दी हैं, लेकिन वो कभी इस प्रॉब्लम का शिकार नहीं होना चाहते हैं, तो आपका कहने के हिसाब से डीआईपी डाइट हम इमीडिएटली चालू कर दें और पूरे समय डीआईपी डाइट पे रहें। तो जैसे अगर कभी मान लीजिए बीच में अगर उन्होंने शाम को खाना खा लिया या 2-4-5 दिन अगर बाहर गए, शाम को भी खा लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, या उससे वापस वहीं आ जाएंगे जहां से शुरू किया था? देखिए हम बोलते हैं हफ्ते में 1 दिन चीटिंग डाइट, है ना, दैट इज अ पार्ट ऑफ द डीआईपी डाइट, राइट। किसी शादी में गए, किसी पार्टी में गए, कुछ भी शॉपिंग करने चले गए, वो रोज रोज तो करते नहीं, हफ्ते में कभी 1 आध बार ही करते होंगे, तो दैट इज अलाउड, दैट इज अ पार्ट ऑफ द डाइट, राइट। हफ्ते में 1 दिन अगर आप कोई भी चीज हफ्ते में 1 आध बार करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता बॉडी को। महीने में 1 बार जिम जाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला बॉडी को, राइट। तो उसी तरह से, राइट, महीने 2 महीने में 1 बार अगर मार्शल आर्ट क्लास ज्वाइन भी कर लिया तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इन योर लाइफ, है ना। तो जो भी चीज कभी कभार करते हैं तो बॉडी उसको सही लेती है, इट विल नॉट मेक एनी चेंज। तो वो हम बोलते हैं बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली कि 100% कोई कुछ कर पाए। हम मानते हैं कि चलो भाई 70% कर लो, तब भी गाड़ी ठीक से चलती रहेगी। डॉक्टर साहब, अब एक सवाल आता है, जो आपने कहा डेयरी प्रोडक्ट के बारे में एक आपने कहा और एक पैक फूड के बारे में कहा। अभी हम देखते हैं कि पूरा पैक फूड का बोलबाला है, 10 मिनट में हमारे को कुछ भी अवेलेबल हो जाता है, क्विक कॉमर्स का जमाना आ गया। बड़े शहरों में लोग खाने को जब भूख लगती है ऑर्डर करते हैं, कोई ना कोई उनको 10 मिनट में कुछ भी दे जाता है। तो ऐसे में जो पैक फूड और फ्रेश फूड और उसी में पर्टिकुलरली जो डेयरी है, अभी देखते हैं लोगों को रेजिस्टेंस हो रही है कि भी किसी को मिल्क की इंटॉलरेंस है, किसी को व्हीट की इंटॉलरेंस है, किसी का ग्लूटेन का है। तो वो सारा जो है उसका कारण भी क्या ये हमारे सिस्टम के अंदर ही है कि भी जो आपने कुछ एक स्विच की भी बात कही कि कुछ ऐसा स्विच होता है जो ऑन ऑफ हो जाता है कुछ, तो उसके बारे में थोड़ा सा। देखिए देखा जाए तो वी ऑल आर रेजिस्टेंट टू डेयरी, दूध से हम सब रेजिस्टेंट ही हैं। कुछ लोगों का इमीडिएट इफेक्ट पता चलता है, एलर्जिक रिएक्शन उसी वक्त आ जाता है, किसी को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पता चलेगा, ओवर पीरियड ऑफ ईयर्स पता चलेगा इन सम अदर फॉर्म, है ना। क्योंकि इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो जीवन भर दूध पीता है, और इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। तो वी आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक शेर एक गाय को पकड़ के खा जाएगा लेकिन गाय का दूध नहीं पिएगा, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, राइट। तो जो वाइल्ड में कोई भी जानवर किसी और जानवर का दूध नहीं पिएगा। अगर किसी को, किसी कुत्ते बिल्ली को आपने कैद कर रख दिया, उसको खाने की कमी है, फिर तो वो कुछ भी खा लेगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो डेयरी इज नॉट ए फूड फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन डेयरी इंडस्ट्री ने कई सालों से ये बना के रखा कि ये एक न्यूट्रिशियस फूड है। न्यूट्रिशियस है लेकिन उस जानवर के बच्चे के लिए,
इंसान के बच्चे के लिए इंसान का दूध है, वो भी जब तक उसके दांत नहीं निकलते 2-3 साल तक, दैट्स ऑल, राइट। और इसका जो पिन पॉइंट है वो ये है कि 2019 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने जब ये देखा, एविडेंस इतने ज्यादा ओवरवेलमिंग हो गए कि दूध की वजह से हार्ट डिजीज, कैंसर, ये सारी चीज आ रही हैं, तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 2019 में अपने फूड की लिस्ट से डेयरी, दूध एंड दूध के प्रोडक्ट को हटा दिया। सो दिस इज वन एविडेंस, राइट, कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो जितने सारे हार्ट के आंकड़े आप जिसके बेसिस पे सारे इलाज चलते हैं, उन्होंने ही डेयरी को हटा दिया। सो दैट इज वन मोर एविडेंस टू प्रूव। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं, जितनी बात सुनी उनको एक तरफ रखिए, सिर्फ एक चेंज कीजिए अगले 15 दिन के लिए, डोंट टेक एनी डेयरी प्रोडक्ट। आप जिंदगी भर तो लिया ही है, बाय 15 डे यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस। चाहे वो घुटने का दर्द हो जिनको होता है, चाहे उनका ब्लड शुगर हो, चाहे उनकी एनर्जी लेवल हो, चाहे उनकी नींद हो, तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हो, आप देखेंगे 15 दिन के अंदर जस्ट बाय मेकिंग वन चेंज। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि डीआईपी डाइट लो अभी, सिर्फ स्टॉप द डेयरी प्रोडक्ट एंड वेट फॉर 15 days एंड सी द पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ, राइट। अगर पॉजिटिव चेंज दिखा तो यू कैन कंटिन्यू स्टॉपिंग द डेयरी प्रोडक्ट। कोई बोलता है हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, नहीं तो नहीं लेंगे तो हड्डियां टूट जाएंगी। तो अगर आपने जिंदगी भर दूध लिया ही है तो 15 दिन का अगर नहीं लेंगे तो हड्डियां क्यों पिघलने लगेंगी? आफ्टर ऑल यू हैव बीन टेकिंग इट फॉर लाइफ। तो देखिए, जैसे मान लो हाथी है, घोड़ा है, इन सबकी हड्डियां मजबूत हैं, क्या इन्होंने दूध पिया है? दे जस्ट हैड प्लांट्स, राइट। सो दैट इज द मेन फूड। तो यहाँ भी मैं डीआईपी डाइट में ये बोल रहा हूँ कि बी ऑन प्लांट्स। यू ट्राइड फॉर अबाउट 3 days to 7 days डीआईपी डाइट, अगर क्लियर का डिफरेंस दिख रहा है देन यू कीप ऑन टेकिंग इट। डॉक्टर साहब, प्लांट बेस्ड फूड एक कहा जाता है कि आने वाले समय में ये डेयरी जो है उसको 1/3 या 1/2 ऑफ द मिल्क विच वी आर टेकिंग, और इवन हम उससे जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे पनीर है, आज हम नॉर्थ में बात करें तो हमारे यहाँ पनीर एक डाइट का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। तो क्या दूध आप कह रहे हैं नहीं पीना चाहिए, तो क्या पनीर भी नहीं खाना चाहिए या वो खाया जा सकता है? देखिए, कोई भी चीज जो दूध से डिराइव्ड है, चाहे जैसे छाछ हो गया, घी हो गया, दीज आर द बाई प्रोडक्ट ऑफ दूध, है ना। तो सारे के सारे में जो प्रोटीन है दैट इज एनिमल प्रोटीन ओनली। एनिमल प्रोटीन जब हम लेंगे एज ए ह्यूमन तो वी आर ऑल्सो एनिमल। तो आप जो स्विच की बात कर रहे थे, तो जब एनिमल प्रोटीन हम लेते हैं, जब दूध लेंगे तो उसमें एनिमल का ही प्रोटीन है, प्लांट का प्रोटीन तो है नहीं। तो हम में से ज्यादातर लोगों का बॉडी इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन the animal protein coming from outside and your own cells, right? तो वो हमारे प्रोटीन को कंफ्यूज करके कि ये बाहर से आया है, it starts the autoimmune reaction that switches on, जिससे कई सारी बीमारियां जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, डायबिटीज टाइप 1 है, ऑटिज्म है, ये सारी बीमारियां खास तौर पे छोटे बच्चों में होने लगती है। तो it switches on the autoimmune reaction in the body, and the moment you stop the dairy product among those children, ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं। कोई टाइप 1 बच्चा अगर आपके आसपास है, उसकी पेरेंट्स को बोलो एक हफ्ते के लिए स्टॉप द डेयरी प्रोडक्ट, ऑल प्रोडक्ट, तो आप देखेंगे इस एक चेंज से ही उसकी जो इंसुलिन लेने की जरूरत है वो अबाउट 20-30% कम हो जाएगी। तो यानी कि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जिसने इंसुलिन लेने पे मजबूर किया। तो दैट इज हाउ इट इज कि ये डेयरी प्रोडक्ट किस तरह से काम करता है, बिकॉज बाय टेकिंग ए डेयरी प्रोडक्ट यू आर टेकिंग द एनिमल प्रोटीन। तो वो छाछ के फॉर्म में तब भी एनिमल प्रोटीन उसमें है, वो घी के फॉर्म में तब भी है, राइट। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल मिल्क के बहुत सारे फॉर्म हैं, बादाम से, काजू से, सोया से, प्लांट बेस्ड चने से, बहुत सारी तरीके से हम मिल्क बना सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जब हम इस तरह के जो मिल्क हैं जो मार्केट में MYLK आजकल उनको, क्योंकि वो डेयरी इंडस्ट्री नहीं चाहती कि आप इसको मिल्क बोलें, तो वो अवेलेबल हैं काफ़ी सारे, तो क्या उनका सेवन रेगुलर बच्चों से लेकर बड़ों तक अगर किया जा सकता है? हाँ, अगर आप हमारे हॉस्पिटल आएंगे तो देखेंगे कि हम प्लांट बेस्ड मिल्क बनाना सिखाते हैं पेशेंट्स को, क्योंकि हॉस्पिटल में थोड़े दिन रहेंगे लेकिन अल्टीमेटली घर पे ही जाना है। तो उसकी रेसिपी बुक भी हमारे पास है, आपको हम देंगे। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर रेसिपी बुक चाहिए तो यही जो vishwarup.com/ebook में जाके दे कैन डाउनलोड दैट। तो आप जैसे काजू के, बादाम के मिल्क या कोकोनट का मिल्क, चिया सीड का मिल्क, दूध बना सकते हैं, उसकी दही बना सकते हैं, उसका मतलब ऑल काइंड ऑफ रेसिपी यू कैन मेक। तो वो बनाना सीख लीजिए, और बड़ा आसान है, जैसे आपने बाकी चीज़ सीखा है, और फिर उसको कीजिए। ये किताब है यहाँ पे, देयर इज वन, ये माय वाइफ हैज रिटन दिस बुक, एक कॉपी आपके लिए। तो देखिए दर्शकों, ये रेसिपी बुक है जो कि
मिस नीरजा रॉय चौधरी जो डॉक्टर साहब की वाइफ हैं, उन्होंने ये लिखी है। आप ये भी खरीद सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं ई बुक के फॉर्म में विश्वरूप.com पे। तो डॉक्टर साहब, आपने सभी चीज़ों को ओपन सोर्स कर दिया। आज हम देखते हैं जो फार्मा इंडस्ट्री है, मेडिकल इंडस्ट्री है या कोई फूड इंडस्ट्री है, वो हर चीज़ को रेसिपी बनाती है, फिर उसको सीक्रेट बनाती है, उसका आईपीआर करती है, पेटेंट करती है, कंट्रोल करती है और फिर कहती है कि आप हमसे लो। बट आप हम हर चीज़ को ओपन कर रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? ये मेरा सवाल है ये। देखिए, इस दुनिया में कुछ लोग आप जैसे हम जैसे भी हैं, है ना। एजुकेशन जितना आप स्प्रेड करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे, ये एक विचारधारा है। एजुकेशन को ना तो कोई बाउंड कर सकता है, ना करना चाहिए, राइट। वो जितना आप फैलाएंगे तो उससे लोगों की वृद्धि होगी, उससे आपकी वृद्धि इनडायरेक्टली डायरेक्टली होगी। यू विल गेट कनेक्टेड टू मोर एंड मोर पीपल, राइट। तो ये अच्छी बात है कि हमारे माध्यम से ये नॉलेज जाए। वैसे भी ये सारे नॉलेज जो भी है ये अलग अलग जगह से सोर्सेस हमने इकट्ठे ही किया है, तो वी कैन नॉट से कि इस नॉलेज पे सिर्फ मेरा ही हक है, इस नॉलेज पे सभी का हक है। तो हमारा ये काम है कि हमने नॉलेज को सिंप्लीफाई कर दिया है और लोगों तक उनको इंस्पायर किया कि ये करो, राइट। सो इट शुड बी लाइक दिस ओनली, राइट। तो पृथ्वी ऐसी चलती है, ऐसी चलनी चाहिए। डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छा कहा, वसुदेव कुटुंबकम हमारे भारत का इतिहास रहा है और हम एकमात्र ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे वेदों में, पुराणों में हर चीज़ लिखी है। हमारे शास्त्रों में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने इसको एग्रीगेट किया है, सिंप्लीफाई किया है और आप सब लोगों तक पहुँचाया है, लेकिन इसको उन्होंने पेटेंट नहीं करवाया। यानी आप उसका फ़ायदा डॉक्टर साहब के वीडियो से उठा सकते हैं, आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम चाहते बहुत है कुछ करना, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम कहते हैं कि हम नॉलेज का प्रसार नाहर जीतो बुकाथॉन में हम 108 विषयों पे नॉलेज को ले जा रहे हैं, लेकिन उसकी जो एब्जॉर्प्शन रेट है, जैसे आपने कहा कि बॉडी एब्जॉर्ब करे, उसी तरह से माइंड को भी एब्जॉर्ब करना जरूरी है। तो ये एंड ऑफ ट्रांसप्लांट बुक जो है, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए इसको मुझे कितने दिन में पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और क्या मुझे अपने परिवार के साथ पढ़ना चाहिए या अकेले में पढ़ना चाहिए? देखिए, ये एंड ऑफ ट्रांसप्लांट सिर्फ किडनी की बात नहीं कर रहा है कि जब भी कोई किसी का किडनी फेल होता है तो उसका हार्ट और उसका सारे ऑर्गन ही एक तरह से असर जाता है उस पर। इसमें प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं और अगर एक्सट्रीम स्टेज आ गया तो कैसे हम उसको रिवर्स करें, किसी और की ज़िंदगी ना खराब करके आप किसी से किडनी लेते हैं, एक दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं। तो ये सबके साथ ही पढ़ना चाहिए। इसको आप देखेंगे तो इसमें 1-2 दिन में आप पढ़ लेंगे आराम से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। जिनको ये हमारे जो डायलॉग समझ आ रहे हैं उनको ये किताब समझ आ जाएगी और इसमें आप लोगों को अगर इसके माध्यम से पेन लोगों का कम कर सकते हैं, कर पाएँ, तो आपको बड़ी खुशी मिलेगी। और इसमें ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं जो एक आम इंसान के लिए, जो किडनी पेशेंट नहीं भी है, उनके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। जैसे कि मान लो कि आपने अपना, फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात, कि आपने अपना एक जनरल चेकअप होता ना, ईयरली ब्लड टेस्ट, एनुअल चेकअप कराया और चेकअप का रिपोर्ट आया, आप स्वस्थ हैं, जैसे अभी हैं, स्वस्थ हैं, सब कुछ ठीक है, और रिपोर्ट में देखा क्रेटिनिन आया 2.5 और उधर लाल एक निशान बना हुआ है या डार्क निशान बना हुआ है और डॉक्टर ने वहाँ पे गोला लगा दिया, राइट। तो जैसे ही आपने वो गोला देखा, आपसे पहले आपकी वाइफ ने देखा या आपके बच्चों ने देखा, तो दहशत का माहौल आ गया ना। जबकि अगर रिपोर्ट आप नहीं कराते या नहीं देखते तो आप तो खुश थे अपनी जिंदगी में। तो ये जो एक टर्निंग पॉइंट है, ट्रिगर पॉइंट है, अब सोचते हैं कि मैं क्या करूं। तो अब क्या करूं, तो अगला है कि भाई सब उठा के आपको पकड़ के हॉस्पिटल ले जाएंगे, वो बोलेंगे कि अभी डायलिसिस करो, ठीक है ना। तो दैट इज मीन्स कि यू आर गोइंग टू गेट इन ए ट्रैप, राइट। ट्रैप में फंस रहे हैं बिना मतलब के, राइट। तो ये नहीं कि असली में कोई बीमार होगा, असली में होगा तब तो वो अलग बात है, तो क्या करना पता है, लेकिन नकली पेशेंट भी गेटिंग कन्वर्टेड असली पेशेंट। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये हेल्दी लोगों के लिए भी ये किताब पढ़ना जरूरी है, बिकॉज उनको ये पता चलेगा कि जिस तरह से आप एक जंगल में हैं और जंगल में पता नहीं कहाँ कहाँ माइन लगा दिए गए हैं, तो आपको हर स्टेप चौकन्ने से लेना है, राइट। कौन सा आपने गलत पैर पड़ गया और वो बम ब्लास्ट हो गया, उस ट्रैप में आप फंस गए। तो ये आजकल का ताना बाना है चारों तरफ, राइट। तो उससे बचने के लिए ये बुक पढ़ना आपके लिए अनिवार्य है। यू कैन नॉट एस्केप इट, राइट। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे इन तथ्यों को, तो आप भी इसी ट्रैप में आएंगे। आप नहीं आएंगे ट्रैप में तो आपके घर में कोई ना कोई आएगा, ठीक है ना। तो या तो आप वो बनिए कि आप किसी हॉस्पिटल जाते ही नहीं, कभी किसी से लेना देना है ही नहीं, तो बच सकते हैं। लेकिन आपका अगर आना जाना है, लेना देना है, कभी टेस्ट वेस्ट कराते हैं, तो यू मस्ट नो कि हाउ टू रीड द स्टोरी इनसाइड। टेस्ट के पीछे का टेस्ट कैसे पढ़ें, राइट, वो समझना जरूरी है।
तो हमारा जो 90% टाइम इसी में जाता है पेशेंट को समझाने में कि इसका रियल मायने क्या है। एक उदाहरण दूंगा आपको। आप जैसे मेरी एज अभी 51 है। सर आपकी एज कितनी है? 47 है, आसपास के हैं। तो आप अपना हार्ट की टेस्ट कराएंगे तो डॉक्टर बोलेगा आपकी जो हार्ट की फंक्शनिंग है से 45% हार्ट है। तो आपके दिमाग में क्या है कि इसका मतलब मेरा 55% हार्ट जो है फेल हो चुका है, ये ना, सिर्फ 45% बाकी है, 50% गया काम से। तो ये जो फीलिंग है कि मेरा आधे से ज्यादा हार्ट तो काम ही नहीं कर रहा, तो दैट इज द फीलिंग। जबकि सच्चाई ये है कि इस एज में हमारे हार्ट 45% ही काम करती है, और एट एनी एज किसी का भी हार्ट 70% से ज्यादा काम ही नहीं करती है। लेकिन ये डॉक्टर कभी नहीं बताएगा, वो सिर्फ इतना बता के छोड़ देगा आपकी हार्ट की फंक्शन 45%। अब आपने अपनी इमेजिनेशन में बाकी सोचना शुरू कर दिया, डर हो गया, जो कि अपने आप वो चाहता भी था कि आप डरे, है ना। लेकिन अगर उसी डॉक्टर से पूछो डॉक्टर साहब आपकी हार्ट फंक्शनिंग कितनी है, तो उसकी भी इतनी है ना। हमारे कितने डॉक्टर कितने पेशेंट आते हैं, सर मैं हार्ट पेशेंट हूँ। क्या हुआ भाई? मेरा हार्ट सिर्फ 45% काम कर रहा है। मैंने कहा कितना परसेंट चाहिए आपको काम करना? कहता 100% काम करना चाहिए। मैंने कहा 100% काम करेगा तो हार्ट निकल के बाहर गिर जाएगा। वो दुनिया में किसी का नहीं काम करता। 70% काम कर सकता है मैक्सिमम, वो भी जब 20 साल के थे, राइट। तो एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और वो किताबों से हो सकती है, जो काम अभी जीतो कर रहा है। तो आपने देखा जाना कि किताबें कितनी ज़रूरत है हमारे समाज में, हमारे हर वर्ग में, हर उम्र में। 8 साल से 80 साल तक अगर हम किताबों को लाइब्रेरी में कैद कर देंगे या अपने घर में अलमारी में कैद कर देंगे और अगर नहीं पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं हम एक बहुत बड़ी गलती कर बैठ रहे हैं। और हम वो देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं जो शायद हमारे लिए सही है या गलत है, हमें नहीं पता। तो दोस्तों, नाहर जीतो बुकाथन में हमने डॉक्टर साहब आपसे बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ जाना, और हम आपको आगे भी जीतो में बुलाते रहेंगे, हम आपसे समझते रहेंगे। लेकिन इससे पहले कि भी मैं इस कार्यक्रम को समापन करूं, मैं बुलाना चाहूँगा नीरजा रॉय चौधरी जी को, और उनसे भी हम जानेंगे कि ये रेसिपी जो आपने बताई टू क्यूर द लाइफस्टाइल डिजीजेस। आज लाइफस्टाइल सबकी सीडेंटरी है, हम लोग एसी पीसी की लाइफ जी रहे हैं, हम सभी फ्रिज में रह रहे हैं। अभी पीछे 50 डिग्री टेम्परेचर हुआ तो हम सब फ्रिज में कैद हो गए। तो हम लाइफ में नेचर के पास नहीं है, हमारे पास में नेचर का साधन नहीं है। 10-15 दिन हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमें नेचर बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन फिर हम वापस आर्टिफिशियल लाइफ में आते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो एसी पीसी वाली जो फ्रिज वाली लाइफ है, क्या इससे भी हम बाहर आ सकते हैं अगर हम अच्छी डाइट लें और अच्छा एक अपने लिए माहौल क्रिएट करें अच्छे खान पान से? देखिए, जो अभी आप देख रहे हैं, इस साल जो आपने देखा, जिसका आपने जिक्र अभी किया कि गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जितना गर्मी हमने आज से पहले कभी नहीं देखा जीवन में। तो अचानक गर्मी क्यों बढ़ रही है? उसका कनेक्शन हमारे खान पान से है। उसका समझाता हूं मैं आपको। मान लो दो फुटबॉल ग्राउंड जितना आप बड़ी जगह इमेजिन कर लो, उसमें जितने सब्जियां उगेंगी उससे 14 लोगों का 1 साल का खाना बन सकता है। लेकिन अगर अगर वो वेजिटेरियन है तो, लेकिन अगर कोई नॉन वेजिटेरियन आदमी है तो उसको उसी जगह में एनिमल्स पालने पड़ेंगे, और उन एनिमल को वो घास वगैरह जो उगेगा वो खिलाना पड़ेगा, ताकि इंसान उस जानवर को खाए, उसका दूध पिए, है ना। तो 2 फुटबॉल ग्राउंड बराबर की जगह से एक आदमी की खुराक बनेगी साल भर की, अगर वो एनिमल ईटर है तो यानी कि एनिमल ईटर की वजह से ज्यादा रिसोर्सेज हमारे धरती के यूज हो रहे हैं। कितने ज्यादा यूजेस हो रहे हैं? हर साल इंसान 800 करोड़ का है ना हमारे, हर साल धरती में करीब 10,000 करोड़ जानवर इंसान खा जाता है। तो इतने जानवर पैदा भी तो करता होगा ना, पैदा करवाता होगा जबरदस्ती। और हर जानवर इंक्लूडिंग अस, जब हमारा डाइजेशन सिस्टम मीथेन गैस प्रोड्यूस कर रहा है ना, जितने ज्यादा जानवरों को उतने मीथेन गैस प्रोड्यूस होगा, उतना हीट बढ़ेगा, है ना। तो 40% जो हीट अभी लग रहा है उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक कारण है, इंसान एनिमल खाता है या उसका दूध पीता है। नहीं खाएगा तो वह इतना एनिमल प्रोड्यूस भी नहीं करेगा, फिर तो प्लांट ही प्रोड्यूस करेगा। तो धरती पे जानवर उतने ज्यादा नहीं होंगे जो कि खाने के लिए बनाए गए हैं, तो हीट कम होगा। जैसे इस कमरे में हम लोग हैं, और ज्यादा लोग होंगे तो ये और गर्म हो जाएगा ना कमरा, बिकॉज वी आर प्रोड्यूसिंग हीट, है ना। तो पृथ्वी में ज्यादा जानवर हो जाएंगे, वो ज्यादा क्यों है? 10,000 करोड़ जानवर हर साल क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसे खाना है इंसान को, है ना, खा रहे हैं। तो हीट प्रोडक्शन करने के यही है इसमें। अब जो फ्रिज में आते हैं, इन सब की जरूरत, एसी की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो इसलिए पड़ रही है बिकॉज गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, सह नहीं हो पा रहा। तो एक टाइम आएगा, जैसे आपने बताया, कि फ्रिज के अंदर ही घुस के बैठना पड़ेगा। बट इंसान जो बोएगा वही उसको मिलेगा।
डॉक्टर साहब, जो आपने बताया, मैं खुद एक सर्टिफाइड ESG एक्सपर्ट हूं, और जो आज आपने बताया मेरी भी इट्स आई ओपनर फॉर मी। मुझे हमेशा लगता था कि टेम्परेचर राइज क्यों हो रहा है, लेकिन आपने आज इसका कारण बता दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम पूरी दुनिया में हमें प्लांट बेस्ड फूड, जो कि मतलब प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, वो खाने चाहिए, जिसमें कि फल आ गए, सब्जियां आ गई, जो मतलब प्लांट बेस्ड फूड है। तो उसी को अगर हम खाएंगे तो शायद दुनिया भी अच्छी रहेगी। हम फॉरेस्ट उगाएंगे, फ्रूट उगाएंगे, तो शायद दुनिया भी ठंडी रहेगी, टेम्परेचर कम रहेगा। तो ये है। तो मैं बुलाना चाहूँगा नीरजा रॉय चौधरी जी को, और साथ में मैं निवेदन करूँगा हमारे फरीदाबाद, जीतो फरीदाबाद चैप्टर के चेयरमैन श्री प्रवीण जी रांका जी, कि वो रेसिपी बुक का जो है, और ये आज जो बुक है एंड ऑफ द ट्रांसप्लांट, इसका भी हम विमोचन करेंगे। डॉक्टर साहब हैं यहाँ पे। तो आपने जो बुक लिखी है, पहले तो मैं साधुवाद देना चाहूँगा आपको कि आपने इतनी अच्छी बुक जो है सभी को एक मार्गदर्शन देने के लिए लिखी। तो कुछ 2 शब्द आप कहें कि इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली और इस बुक से कैसे फ़ायदा उठाया जाए? जी, थैंक यू। तो इसकी प्रेरणा तो विश्वरूप सर से ही मिली। जब बहुत साल पहले सर ने काम करना शुरू किया था हेल्थ के ऊपर, तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ ऐसा खाना बना दो जिसमें कुकिंग ना हो, और अ, वो उन्होंने बताया कि इस तरह से उनकी क्या रूल्स होंगे खाने के। तो और उस वक़्त क्या था कि एक ग्रुप भी था, इन्होंने उसको ट्रेनिंग दी थी और उनको वो खाना खिलाना भी था आफ्टर 5-6 डेज़ ट्रेनिंग के। मैंने दिल्ली में और बहुत सारी जगह, क्योंकि मुझे खुद उस वक़्त समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा मैं क्या करूँ? मैंने कई जगह पता किया, जो शेफ़ थे उनसे, कि वो खाना अरेंज कर दें। तो बड़ा-बड़ा उन्होंने पहले तो समझ ही नहीं पाए, ऐसा क्या बोल रहे हैं ये? और फिर उसका कोटेशन मुझे बहुत हाई-हाई दे रहे थे, और वो एक फ्री प्रोग्राम था। तो मेरा एक बजट इश्यू भी था। फिर मैंने इसको थोड़ा देखना शुरू किया, और फिर जो इन्होंने बोला था उसको मैंने सबसे पहले जब घर में बार-बार प्रैक्टिस करी, क्रिएट करा, तो सबसे पहले मैंने अपने ऑफ़िस में सबको खिलाया वो खाना, और सबको बहुत पसंद आया। और फिर इस तरह से ये फिर उस वक़्त उस ग्रुप के लिए वो खाना बनाया, और फिर हमने सोचा कि इसको एक लोगों ने कहा कि जो आपने बनाए हैं ना रेसिपीज़, मुझे बहुत हैरानी हुई जब हमने वो खाना बनाया कि सिंपल से सिंपल चीज़ें जो हमें लग रही थी कि सिंपल है, ये तो जो मार्केट में चीज़ें मिलती हैं, इवन सब्जियाँ भी लोगों को नहीं पता पूरी कि सैलेड में ये चीज़ें खाई जा सकती हैं कच्ची, ये वो उनको ये भी नहीं पता था। तो फिर हमें लगा कि हमें बुक लिखनी चाहिए, और ये बुक फिर हमने करी, और इसमें इवन जो पिक्चर्स है ना वो भी हमने हमारी अपनी ही एक-एक कोई भी कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया। ये हमारी क्रॉकरी, ये सारी सारे जो रियल पिक्चर्स हैं ये हमने। मतलब आप घर में खुद बना सकते हैं, खुद कर सकते हैं, सिंपल सरल भाषा है, जी। पिक्चर है, जो हम कर सकते हैं। इन्होंने अनुभूति से, जो दोस्तों, जो सत्य है, सत्य अनुभूति से आता है। आज डॉक्टर नीरजा रॉय चौधरी जी ने कहा कि उन्होंने खुद इसको अनुभूत किया, एक चैलेंज को फेस किया, उसको निभाया। तो आज ये बुक आपके सामने है, अवेलेबल है, और ये प्रति अवेलेबल है सभी प्लेटफॉर्म पे। इसके अलावा विश्वरूप.com पे ई बुक के माध्यम से भी अवेलेबल है। आप इसको गिफ्ट भी कर सकते हैं। डिस्कस करिए, परिवार में डिस्कस करिए, अपने स्टाफ के साथ डिस्कस करिए। हेल्थ की ज़रूरत सबको है। अगर आज आपका स्टाफ भी अनहेल्दी है तो आपका प्रोडक्शन में इफेक्ट आएगा, आपके सिस्टम पे इफेक्ट आएगा। तो हेल्थ की ज़रूरत सभी पूरे मानव जाति को है। और नाहर जीतो बुकाथन में हम इस हेल्थ के सब्जेक्ट पे डॉक्टर विश्वरूप चौधरी और नीरजा रॉय चौधरी जी को आमंत्रित करके वी आर ऑनर्ड सर, वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सभी को ये कहूँगा कि नाहर जीतो बुकाथन इन एसोसिएशन विद राइसोनी ग्रुप और क्रॉसवर्ड हमारा पार्टनर है। क्रॉसवर्ड के तमाम 100 से ज़्यादा स्टोर पे आपको ये सब किताबें अवेलेबल होंगी। इसके अलावा हम इस बुकाथॉन को यहीं समाप्त नहीं करेंगे। 7 दिन का समय सिर्फ एक सेलिब्रेशन ऑफ नॉलेज का है डॉक्टर साहब, लेकिन हम इसको जीतो गुरुकुल में इसको कंटिन्यूटी देना चाहते हैं, परपेचुटी देना चाहते हैं। और हम चाहेंगे कि आप जैसे विद्वान लोगों का सहयोग हमें मिलता रहे, और ताकि हम एक भारत को सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत की जो कल्पना है उसके ऊपर 3 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन तक तभी ले जा पाएंगे जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी। नहीं तो अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, हम कोई काम नहीं करना चाहेंगे। तो आपने जो बताया एंड ऑफ ट्रांसप्लांट, ये अब समय आ गया है कि हम इसको एंड ऑफ ट्रांसप्लांट कहें। और मैं तो यहाँ पे एक और भी बात कहना चाहूँगा जो आपसे सुनने के बाद जो मुझे प्रेरणा जगी है, कि हम जो डायलिसिस सेंटर हैं,
जहाँ पे लोग डायलिसिस कराने जाते हैं वहाँ पे उनको ये जानकारी मिलनी चाहिए, नहीं तो वो हर बार उसी सेंटर पे आते रहेंगे, कराते रहेंगे। वो एक जो चक्र है, उस चक्र में इसको भी ऐड करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि हमारे लेडीज़ विंग की सभी मेंबर्स आए और अनुमोदना करें हमारे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की धर्मपत्नी निर्जा जी की, जिन्होंने इतनी शानदार बुक लिखी, रेसिपी। कुछ चीज़ें जो हम खुद अपने घर में कर सकते हैं और कुछ चीज़ें जो हम सीख सकते हैं। माला लेके आए और अनुमोदना करें। हाँ, इनिशिएटिव आपने लिया है, बहुत अच्छा। We are fortunate to be here. हमारे CFE चेयरमैन भी एक गिफ्ट लाए हैं। के लिए ये लिक्विड सॉल्ट है, इंडिया का पहला लिक्विड सॉल्ट, 54 मिनरल है इसमें, और एक लाकाडोंग टर्मरिक है और एक केसर है। तो ये आपके लिए एक छोटा सा तोहफा CFE के चेयरमैन की तरफ से। डॉक्टर साहब आपके लिए भी। आर के जैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आए, आ जाइए, सभी लोग आ जाइए। ये इसमें 9% कुरकुमिन है, ऑर्गेनिक है, केसर भी ऑर्गेनिक है, और ये किसानों के साथ प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो हमने डाइट का आपने बताया है, आजकल क्या होता है कि आप हॉस्पिटल में जाइए चेकअप कराने के लिए और 2 मिनट में वो आपके स्टेंट डाल देते हैं, तो ये एक बड़ी परेशानी है। उसके बाद की भी परेशानी है, तो इसका सॉल्यूशन क्या इसमें है, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। तो इसमें पहली बात तो अपने आप को एजुकेट करना ज़रूरी है। आपने स्टंट की बात स्पेसिफिकली की। अगर हम एविडेंस देखें मेडिकल लिटरेचर में, स्टंट वर्सेस नो स्टंट, दोनों एक ही, दो मरीज हैं, एक ही परिस्थिति में डॉक्टर हॉस्पिटल गए और एक को स्टंट लगा दिया, दूसरे ने बोला मेरे पास पैसे नहीं तो नहीं लगाया। अब उन दोनों को जब फॉलो किया गया तो जो स्टेंट वाला है, क्या उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लाइफ स्पैन ज़्यादा निकली इन कंपैरिजन टू जिसने कुछ भी नहीं कराया? तो जब जितनी बार ये ट्रायल हुआ उतनी बार ये देखा गया कि जिसने स्टंट लगाया उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, लाइफ स्पैन वाज लेसर इन कंपैरिजन टू द पर्सन हु डिड नथिंग उसी कंडीशन में, राइट। तो अगर हम मेडिकली बात करें तो साइंटिफिक एविडेंस अभी तक के यही कहते हैं कि स्टेंट हैज़ नो बेनिफिट इन कंपैरिजन टू डूइंग नथिंग, इन कंपेरिजन डूइंग नथिंग। ये इंपॉर्टेंट बात है, राइट। लेकिन इस बात को जो अपने आप को एजुकेट करने के लिए जो मैंने बोला, इसके पीछे के अगर एविडेंसेस आपको देखने हैं तो मेरी एक और किताब है द फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर। ये किताब भी हमारे इसी वेबसाइट में पूरे दुनिया भर के अलग अलग उसमें मिल जाएंगे आपको वेबसाइट्स पे, लेकिन हमारे वेबसाइट पे फ्री डाउनलोड मिल जाएगा। द फिश टैंक मॉडल फॉर हार्ट केयर देखना यहाँ पे होगा। यस, दिस इज द बुक। तो इस बुक में जो आपके सवाल का जवाब दिया हुआ है, क्योंकि एविडेंस चाहिए होते हैं, टेस्टिमोनियल चाहिए होते हैं, केस स्टडी वो उसमें दिए हैं सिंपल भाषा में। तो आपको जब भी कोई अगर हार्ट रिलेटेड कोई अगर कोई दिक्कत है तो उसको क्या करना और क्या नहीं करना है समझ सकते हैं इसमें। तो बहुत अच्छी बात है ये। इससे मेरे ख्याल से सभी जितने बैठे हुए हैं उनको ये खुशी होगी कि भाई चलो कोई दिल की बीमारी नहीं है, दिल से प्यार करने के लिए। कुसुम जी हमारे कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, कुछ हमारे मेंबर्स आपसे कुछ क्वेरी और कुछ क्वेश्चन आंसर है, तो मैं चाहूँगा कि कुसुम जी। जय जिनेंद्र डॉक्टर साहब, वेरी फॉर्चुनेट सब लोग, हम लोग यहाँ पे हैं। आपका बहुत बहुत थैंक यू पूरी नॉलेज के लिए। बट एक दैट क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आ रहा था कि जो आपने जैसे चीट डे बोला है, तो वो चीट डे में मतलब वो क्या 0-0 चीट डे, मतलब जैसे मिल्क
प्रोडक्ट्स का आपने मना किया है, तो उसके अंदर मिल्क प्रोडक्ट्स हो सकते हैं क्या? पनीर। यही है कि जो चीज हमने मना किया उसको करना। एक और क्वेश्चन है डॉक्टर साहब कि इसमें कैंसर वगैरह का भी कवर करता है क्या ये DIP? यस, डेफिनेटली यस। इसमें हमारे हॉस्पिटल में करीब 20% पेशेंट्स कैंसर पेशेंट्स हैं और वो भी ठीक हो जाते हैं। मेरी एक किताब है इस कैंसर की बात कर रहे हैं, द रैबिट टॉर्टोइज मॉडल फॉर कैंसर क्योर। तो उसमें उसके प्रोटोकॉल भी इससे सिमिलर हैं, लेकिन ये हमारे कैंसर प्रोटोकॉल भी है। ये किताब अगर आप देख रहे हैं तो ये किताब भी आप खरीद सकते हैं, या फिर फ्री डाउनलोड करना है तो हमारे वेबसाइट से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। डाइट से ही रिलेटेड? DIP डाइट से रिलेटेड है। DIP डाइट में थोड़ा फेरबदल है, प्लेट 2 डिनर वाला हम हटा देते हैं उसमें, राइट। तो इस तरह से छोटे मोटे चेंजेस हैं, तो दैट बिकम्स अ डाइट फॉर दिस। तो डॉक्टर साहब एक केस था जिसके बारे में मैं पूछ रही हूँ कि जैसे किसी की एक किडनी खराब हुई और उसने लिया किसी से पौरुक ले ली एंड तो दोनों किडनी वो भी फेल हो गई, तो फिर भी चांसेस हैं उनके सर्वाइवल के? अभी आपने जो मिसेस दहिया का केस यहाँ देखा था, वो तो वही वाला केस है। दोनों किडनी? हाँ, जब फेल होती दोनों ही फेल होती हैं। जब दोनों फेल होगी तभी कोई तीसरा किडनी देगा, यानी कि ऑल टुगेदर ही कोई किडनी काम नहीं कर रही। उस केस में भी हाँ, आपने देखा ना एग्जाम्पल? सर्वाइवल? हाँ, यू हैव सीन, वो लाइव एग्जाम्पल है। वो हमसे मिले थे 2023 जून को, उसके बाद भी 1 साल पूरा हो गया। ये जो वीडियो था ये अप्रैल 22 का था, अभी हमारे टच में है। तो 1 साल पूरा भी हो गया जब डॉक्टर ने बोला ये किडनी फेल हो गया, ट्रांसप्लांट कराओ और डायलिसिस दोबारा कराओ। 1 साल पूरा हो गया, है ना। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं टेस्ट में आता है कि भाई आपकी गठान बन गई है, जैसे लेडीज के लिए मोस्टली ये इशू होता है, तो हम DIP डाइट और ये फॉलो करके उसको डाइल्यूट ऑटोमेटिक कर सकते हैं? हाँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है? बॉडी बनाता है खुद ब खुद। जो चीज बॉडी बनाती है बॉडी डिसॉल्व भी कर सकती है। अगर कोई ट्यूमरस ग्रोथ बॉडी ने बनाया तो उसको एक विपरीत परिस्थिति दोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे मेरा यहाँ पे ये है, क्या ये डिसॉल्व हो सकता है? हो सकता है, ये धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बना, डिसॉल्व भी धीरे धीरे होगा, बट इंपॉर्टेंट है कि और ना बढ़ाओ। तो द मोमेंट यू स्टार्ट विद द डाइट, तो एक तो और नहीं बढ़ा होगा तो वहीं रुक गया। अब धीरे धीरे इट विल रिट्रैक्ट, बिकॉज बॉडी हैज मेड इट, है ना। तो बॉडी है, उसको अगर काटेंगे, उसके अगर कोई छेड़ेंगे, कोई इन्वेजिव कोई टेस्ट करने की कोशिश करेंगे FNAC बायोप्सी यूं ही करने के लिए, तो वो फैल जाएगा। हाँ, तो उसको छेड़ना नहीं है। और साहब एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, जैन साहब का एक सवाल है, वो लेते हैं पहले। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन है कि अभी मैं फोर्टिस हॉस्पिटल में गया था, तो वो जो वहाँ के सबसे बड़े डॉक्टर थे उनको मैं दिखा रहा था, तो BP की बात हुई, तो मैंने कहा जी BP मेरा नॉर्मल है, थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है। तो कहने लगे 120। मैं कहा डॉक्टर साहब पहले 120/80 का मानते थे कि ऊपर का 120 और नीचे का 80 होना चाहिए। तो कहने लगे नहीं, लेटेस्ट थ्योरी आ गई है, इट शुड बी 115/75। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब इसका मतलब मेडिसिन और बढ़ानी पड़ेगी? तो कहने लगे यस, नो यू हैव टू टेक केयर कि 115 और 75 से ज़्यादा ना रहे। मैं आपका एक वीडियो देख रहा था, उसमें आपने कहा है कि दोनों मिलाकर 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम 160 और 90 तक है, तो इट इज कंट्रोलेबल। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज तक तो यही कहते हैं कि 120/80 होना चाहिए। आज से करीब 3 साल पहले मैंने भविष्यवाणी की थी, वो वीडियो भी कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, मैं आपको भेजूंगा भी, कि देखिएगा आने वाले टाइम में जो 120/80 है उसको 115/75 करने वाले हैं। हाँ, आज से 20 साल पहले की बात करेंगे तो तब वो 150/90 हुआ करता था। हर थोड़े थोड़े समय में, जिस तरह से एक फुटबॉल का मैच है, आप चलाक हैं बड़े, तो आप जब कोई नहीं देख रहा अपना गोल पोस्ट को छोटा करते जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा आपने खुद का गोल पोस्ट इतना छोटा कर लिया कि बॉल के साइज से भी छोटा, सो नोबडी कैन विन ओवर यू।
तो वही हाल है आंकड़ों का कि हर थोड़े थोड़े समय बाद कंस्पिरेसी के तहत आंकड़ों को छोटा करते गए। यहाँ सर एक बात मैं ऐड करूंगा कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारा ब्लड प्रेशर भी राइट की तरफ बढ़ता है सभी का। जैसे छोटा बच्चा है तो उसका 120/80 होगा। अगर 60 इयर्स का है, राइट, 20 साल तक, हर 10 साल में 10 पॉइंट ऊपर जाता है। ये बॉडी जिस तरह से जैसे उम्र बढ़ती है बाल सफेद होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बीमार पड़ गए। तो ठीक उसी तरह से एट योर एज अगर 160/100 है या उससे नीचे है तो वो परफेक्ट हेल्दी है। नॉर्वे एक देश है, वहां पे लगभग एवरेज ब्लड प्रेशर 150/90 रहता है। वहां के लोगों की जो मिनिमम आयु 80 साल है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट है। तो 160/100 का पैरामीटर आपके लिए है, उससे नीचे रहना चाहिए बस। उससे ऊपर भी रहेगा तो जैसे ही आप इस तरह के डाइट लेंगे तो 2 दिन में नीचे आ जाना है। और 115/75 को अचीव करने के लिए इतनी दवाइयां लेंगे तो वो दवाइयां ही इट विल किल यू। हाँ, तो हमारे शरीर का कंपैरिजन, मेरे शरीर का कंपैरिजन 10 साल के बच्चे के साथ नहीं कर सकते। उसका बॉडी अलग है ना। हम जब 10 साल के थे तो अलग था, ठीक है ना। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा ब्लड प्रेशर भी राइट साइड में मूव करता है और हमारा ब्लड शुगर भी राइट साइड में मूव करता है। छोटे बच्चों के लिए 200 से नीचे ब्लड शुगर होना चाहिए। हम जैसे के लिए 250 से नीचे नीचे हो तो ठीक है। तो वो 250 का आंकड़ा ब्लड शुगर के लिए भी, ब्लड प्रेशर के लिए भी। डॉक्टर शुगर का जो HB 8 सर 8 तो 8 5 होगा। जो वो भी धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। वो 5.6 बताते 5.6 बताते हैं। हाँ। आप ये किताब पढ़िएगा एविडेंस वाली, वो बड़ी वाली किताब, येलो वाली, येलो किताब बड़ी है। इसमें गाइडलाइन की किताब है। तो इसमें गाइडलाइन जो ऑफिशियली दी है, मेरी बनाई हुई नहीं, ऑफिशियल गाइडलाइन। इस किताब के अंदर वो जो गाइडलाइन वाली मैंने प्रिंट किया उसके सिंपल भाषा में ट्रांसलेट किया है 8.1 8 मान लीजिए। गाइडलाइन ये ऑफिशियल गाइडलाइन ये है, लेकिन डॉक्टर पर जाएंगे ये गाइडलाइन छुपा के रख दे। बहुत फर्क बहुत फर्क। बहुत फर्क। इन्होंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन 2018 में जब ये गाइडलाइन आई थी अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस का, तब इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि ये गाइडलाइन पेशेंट को नहीं बताएंगे हम। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस गूगल में करेंगे तो आज भी वो मौजूद है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बता के सारे डॉक्टर को बता दे। कोई भी डॉक्टर ये असली गाइडलाइन नहीं बताएगा, क्योंकि असली डॉक्टर गाइडलाइन बताएंगे तो फिर तो सबको ये पता चल जाएगा हम ऑलमोस्ट हेल्दी हैं। 8 से नीचे नीचे ही होंगे ज्यादातर लोग। लाइक जैसे मेरे हस्बैंड की अराउंड ये चलती 6 और अभी उनकी 8 आई, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको इमीडिएट मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ेगी। बट वो आप ही की जैसे डाइट फॉलो करते हैं, उन्होंने नहीं स्टार्ट किया। वो मैंगो भी खाते हैं बट मॉर्निंग में पूरे फ्रूट्स ना, वो इमीडिएट ब्रेकफास्ट अपना चपाती लेते हैं। क्या उन्हें वो लेनी चाहिए? नहीं, चपाती ना लेनी चाहिए। दुनिया में सबसे जबरदस्त तरीके से अगर बॉडी को डैमेज करता है ब्लड शुगर कॉन्टेक्स्ट में, दैट इज ग्रेन्स। नहीं, वो लेते हैं रागी और ओट्स एंड कोई भी तरह का ग्रेन। कोई भी। हाँ, तो मिलेट से वो भी ग्रेन है, रागी वो भी ग्रेन है, तो नहीं लेनी चाहिए। और लंच में लीजिए। तो वो लंच करते ही नहीं, फिर वो जो मॉर्निंग में वो ले रहे हैं वो ही लेते हैं, उससे वो लंच नहीं करते। फिर वो सीधा इवनिंग में लेते हैं अराउंड 6 के अराउंड। ठीक है, फिर तो ले सकते हैं, मुझे को लंच मान लिया एक तरह से, फिर तो ठीक है। तो डॉक्टर साहब जैसे आजकल जो नई थ्योरी आई है जिसमें व्हीट एंड राइस को इंफीरियर मानते हैं और बाकी ग्रेन्स को, जैसे आजकल इतने मिलेट्स आ गए हैं, तो आपका कुछ तो इसके अंदर? ये मिलेट्स आर बेटर देन व्हीट, बेटर देन बट 20%, बट ऐसा नहीं कि बैन नहीं कर, क्रॉस नहीं लगा सकते। हाँ। हाँ। हाँ, दोनों में Wheat is कंपेयर also करेंगे okay. तो हाँ, क्योंकि हम लोग सब खा ही रहे हैं। जब कोई भयंकर तरह बीमार है तो हम छुड़ा देते हैं, अदरवाइज खाते हैं। डॉक्टर साहब जैसे अगर मेरा कोलेस्ट्रॉल 235 के करीब रहता है, 235 250, उसके ऊपर ही वो डॉक्टर्स फिर वो रोजुवाज और वो सब दवाइयाँ दे देते हैं। और लेकिन रोजुवाज का एक ये भी सुनने में आया है कि वो जो है अल्जाइमर्स डिजीज या कुछ और भी डिजीज होती है, तो उसका क्या है? देखिए 250 से नीचे अगेन इज ओके टोटल It's okay. कोलेस्ट्रॉल। उससे ज्यादा अगर है डोंट ईट कोलेस्ट्रॉल। जब आप एनिमल फूड खाते हैं, जो लोग खाते हैं, या डेयरी प्रोडक्ट, इन्हीं में कोलेस्ट्रॉल होता है। प्लांट फूड में कोलेस्ट्रॉल 0 होता है, प्लांट में कोलेस्ट्रॉल बनता ही नहीं। तो जब काजू खाएंगे तो काजू कम्स फ्रॉम प्लांट, तो कोलेस्ट्रॉल इज 0। डीएपी डाइट जब लेंगे तो यू आर नॉट ईटिंग कोलेस्ट्रॉल,
जबकि लोग कहते हैं काजू से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ये मतलब ये मैं तभी मैंने इसको पॉइंट आउट किया। तो काजू कहाँ से आया? प्लांट से आया। प्लांट को तो पावर ही नहीं कोलेस्ट्रॉल बनाने की, इट कैन नॉट प्रोड्यूस कोलेस्ट्रॉल, वो तो एनिमल प्रोड्यूस करता है। दूध कहाँ से आया? जानवर से, उसमें कोलेस्ट्रॉल है। दूध तो आप ले नहीं रहे अगर इफ यू आर ऑन डीआईपी डाइट, तो आपके बॉडी में ओनली दैट कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट व्हिच द बॉडी इज मेकिंग। बॉडी उतना ही बनाता है जितना बॉडी को जरूरत है। अब जैसे हम तो दूध लेते, मैं आई मीन मैं मिल्क लेता हूँ, सुबह भी लेता हूँ और रात में तो सोने उसको से बंद पहले भी कर लेता हूँ। अच्छा, That's वो what बंद I'm करने से वो कंट्रोल में आ सकता है। आपको फिर चिंता नहीं करने की जरूरत है, बिकॉज मतलब कोलेस्ट्रॉल सिर्फ उतना ही आपकी बॉडी में जितना बॉडी ने खुद बनाया। बॉडी डोंट ओवर प्रोड्यूस एनीथिंग। और ये भी बोलते हैं कि ब्रेन इज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, ब्रेन इज मेड ऑफ कोलेस्ट्रॉल। हाँ, उसके लिए कोलेस्ट्रॉल यही चाहिए। हाँ, हमारे बॉडी के हर फंक्शन के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए। एक अंडा लेंगे जैसे चिड़िया बन जाती है, उसमें 68% कोलेस्ट्रॉल होता है। तो यानी कि एक जीवन को बनने से पहले सबसे ज्यादा जरूरत जो चीज है 68% कोलेस्ट्रॉल, और बाकी सारी जो विटामिन मिनरल ये वो सब कुछ प्रोटीन वगैरह वो सब रेस्ट 68%। तो कोलेस्ट्रॉल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब रोजुवास वगैरह लेने की कोई ऐसी नहीं, नुकसान है उसका, फायदा कुछ नहीं है। फायदा नहीं है, नुकसान जरूर है। उसके लिए भी एक किताब है हमारी, 32 बुक्स है। हाई कोलेस्ट्रॉल और मेडिकल और फ्रॉड। आपकी क्वेरी? नहीं, हाई कोलेस्ट्रॉल मेडिकल फ्रॉड होगी किताब। हाई कोलेस्ट्रॉल मेडिकल फ्रॉड। हाँ, मेडिकल फ्रॉड यहाँ पे रखी होगी तो नीचे होगी। एक आपकी बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है डॉक्टर साहब, ये व्हाई मोर्टेलिटी रेट ड्रॉप्स व्हेन डॉक्टर्स गो ऑन स्ट्राइक। ये वाली किताब। तो मैं तो बुकाथन पे सबको यही कहूंगा कि किताबें गिफ्ट करें। हम पैक फूड गिफ्ट करते हैं, उसकी जगह किताबों को पैक करके गिफ्ट किया जाए। डॉक्टर साहब एक कल एक मैं किसी डॉक्टर साहब से मिलने गया, हॉस्पिटल के जो मेडिकल डायरेक्टर हैं, शाम घर पर। तो मैंने उनको पूछा, डॉक्टर साहब कैसे हॉस्पिटल चल रहा है आपका? तो हंसने लगे, कहने लगे 4 गुना पेशेंट्स बढ़ गए हैं। तो मैंने कहा उसमें सबसे पेशेंट्स कौन से बढ़े हैं? तो कहने लगे कैंसर के। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि कैंसर इस तरह फैल रहा है। तो मैंने कहा इसका कारण क्या है? तो कहने लगे लाइफस्टाइल और जो बाहर का खाना देश। तो मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, जैसे ये इतने बढ़ रहे हैं केसेस, अब हर एक चीज़ में जो है पॉल्यूटेड है, स्पूरियस है, चाहे वो आपका कोई भी वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं या कुछ भी है, सारी चीज़ें स्पूरियस हैं। तो उनसे कैसे बचा जाए? देखिए कुछ तो खाना पड़ेगा। हाँ, नहीं, जो जैसे ये डाइट है डीआईपी डाइट, हम और हमारे पेशेंट इसी डाइट पे हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इवन इफ कि उसमें पेस्टिसाइड वगैरह होते हैं। तो अगर आप देखें फरीदाबाद में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो ऑर्गेनिक सही मायने में उगा रहे हैं, लिटिल बिट महंगा, लेकिन उनको जब हम मोटिवेट करेंगे, ज़्यादा लोग उनसे खरीदेंगे तो वो सस्ता भी कर देंगे। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है सभी का कि भाई अगर हम चाहते हैं कि भाई फ्रेश चीज़ मिले और जो ऐसी चीज़ जो पेस्टिसाइड फ्री हो, तो उसके लिए हमें खुद भी तो एफर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हम भी तो सिस्टम के पार्ट हैं। वी कैन नॉट जस्ट एक्सपेक्ट कि अपने आप ही मिल जाए, वो नहीं होने वाला। लेकिन फिर भी जो अभी भी मार्केट में मिल रहा है उससे भी इस इंसान हेल्दी रह सकता है, क्योंकि हम तो वही खाते हैं, मैं भी वही खाता हूँ, हमारे पेशेंट भी हज़ारों वही खाते हैं। रहा सवाल जो आपका क्वेश्चन था, कैंसर के रेट क्यों बढ़ रहे हैं, सर ये जो किताब है, इस किताब में इसका जवाब मैंने दिया है। ये जो किताब है रैबिट टॉर्टोइस मॉडल फॉर कैंसर क्योर, उसका मैं 1 मिनट में बता देता हूँ। इसका जो कारण है दैट इज अ पेट स्कैन एंड बायोप्सी। जितना ज़्यादा पेट स्कैन करेंगे और जितना ज़्यादा बायोप्सी करेंगे उतना कैंसर, या मेमोग्राम, पेट स्कैन, बायोप्सी, दीज 3 कॉजेज कैंसर। मान लो मैं हेल्दी हूँ, जैसे अभी थे, नहीं आपने बोला कि हाँ, तो डॉक्टर बोलेगा चलो बायोप्सी कर लेते हैं। बायोप्सी का जो प्रोसेस होता है उससे जो ट्यूमरस ग्रोथ है या नॉन कैंसर सेल है, इट कन्वर्ट इनटू कैंसरस सेल। फिर डॉक्टर बोले देखो जी आपका कैंसर निकला है, जबकि असलियत क्या है, कैंसर क्यों निकला? क्योंकि आपने बायोप्सी कराया, क्योंकि आपने पेट स्कैन कराया, क्योंकि आपने मेमोग्राम कराया। मेमोग्राम करते ना कि भाई देखते हैं कि है कि नहीं, वो देखते नहीं है, वो करने से कैंसर हो जाता है। उसके सारे सबूत इसमें दिए हैं। जैसे मान लो वही वाला डॉक्टर जिससे आप मिले हैं, उनको अगर ये बोलेंगे तो खारिज कर देंगे, फिर ये सबूत दिखाएंगे तो आपसे बात करना बंद कर देंगे, क्योंकि इनका जवाब तो है नहीं कुछ, है ना। क्योंकि वो ये नहीं बोल सकते, इन सबूतों को खारिज नहीं कर सकते वो, या तो बोलेंगे सबूत गलत है। अगर सबूत गलत बोलेंगे, इतने ये जो हाईली रिगार्डेड जर्नल से आए हैं,
तो उसको खारिज नहीं कर पाएंगे, फिर तो उनको वो अपने सिस्टम को खारिज कर रहे हैं, फिर आपसे बात नहीं करेंगे। तो असली वजह है कि कोई भी एक इंसान जिसका कहीं भी थोड़ा बहुत कुछ हो गया है, वो चला जाएगा, बोलेगा मुझे बायोप्सी, आपको तो बायोप्सी करना पड़ेगा, बस आ गया ट्रैप में। पेट स्कैन करना पड़ेगा, आ गया ट्रैप में। मैमोग्राम करना पड़ेगा, आ गया ट्रैप में पक्का। और कैसे ट्रैप में आता है वो कहानी पूरी है इसमें, एविडेंस के साथ, है ना। तो आधे लोग तो वो हैं जो पेशेंट ही नहीं है, उन आधे को तो हटा दो, अब आए ना रियल पेशेंट, उनको भी हम ठीक कर सकते हैं, उसकी टेक्निक भी इसमें है। और वो टेक्निक कोई ऐसा नहीं कि मैंने बनाया, वो पहले से ही है, मैंने जस्ट सामने लेके आया, ये देखो ऐसे ठीक होता है। डॉक्टर साहब एक मेरा क्वेश्चन है कि सोडियम 136 होना चाहिए, और अगर वो नमक में है, नमक लेते हैं तो बीपी बढ़ता है, तो इसका कोई और सब्स्टिट्यूट है? देखिए सोडियम हर वेजिटेबल में होता है, नमक लेने की जरूरत नहीं, ना 136 को देखने की जरूरत है। आप अगर रॉ वेजिटेबल खूब सारा खा रहे हैं तो सोडियम कुछ भी रहे, इट्स ओके। रॉ वेजिटेबल, हाँ, कच्ची सब्जी जो कि हमारा डीआईपी डाइट का पार्ट ऑलरेडी है, सैलड खाना ना, वो तभी है। तो उसके अंदर नमक और नहीं, कुछ जरूरत नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। नमक हमने बनाया स्वाद अनुसार, हिंदुस्तान सॉल्ट कंपनी गवर्नमेंट की कंपनी है, उसके साथ मिलकर बनाया, इसका पेटेंट फाइल हो गया है। ये सांबर लेक का नमक है, लेक सॉल्ट है नेचुरल, उसमें 54 मिनरल है, ये लिक्विड सॉल्ट है। हम कहते हैं ऊपर से नमक डाल डाल के खाओ, जितना खाना खाओ। और ये हमारे एक जैन ये लड़का है, 23 साल का लड़का है, उसने ये इसके ऊपर काम किया है और ये बनाया है स्वाद अनुसार। तो ये प्रूवन है, इसके टेक्निकल लिटरेचर भी मैं आपसे शेयर करूंगा। बहुत अच्छा है, दिस कैन बी ईटन, और इसमें इसका कोई नुकसान नहीं है, बहुत अच्छा है। तो ये आप सैलेड में, फ्रूट में, मतलब लोगों का नमक छुड़वा देते हैं, उनकी जिंदगी से नमक निकल जाता है। बहुत तो अच्छा। इसके ऊपर जो है, और तो मैं आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करना चाहूँगा, और मेरा ये मानना है कि जो हमने अभी डिस्कशन किया है, हाँ विमोचन कराते हैं, उसके हिसाब से 20 तारीख के जो हमारी इवेंट है, ट्रेनिंग सेशन हमने रखा है, उसका नाम बदलना चाहिए, और खुश होकर जिले जिंदगी विश्वरूप राय चौधरी के साथ ये नाम रखना चाहिए, तभी उसकी सक्सेस होगी। तो वो हम कर लेते हैं। बुक्स विमोचन के लिए मैं सभी को इनवाइट करूंगा। इसका नाम सजेस्ट करूंगा, विश्वरूप राय सर के एक स्टूडेंट हैं और उनके मतलब भक्त हैं, अशोक जी हैं बीकानेर वाला ग्रुप के, तो वो आपको भगवान मानते हैं। तो उन्होंने आज सवेरे मेरे को एक नाम दिया था, मौज लो रोज लो। तो ये जो है वो विश्वरूप राय आपका वीडियो देख के कहते हैं मैं मौज लेता हूँ और रोज लेता हूँ। बुक्स का लॉन्च करते हैं। दो लोग इधर कर देंगे, दो लोग मुझे और भी हम एक मैं चाह रहा हूँ कि इसका एक पूरा सेट बनाया जाए गिफ्ट के लिए, और लोगों को यहाँ से पूरा सेट। थोड़ा सा इसको एक ये बुकाथन भी आ जाए ऊपर। मेरे सवाल कंप्लीट सभी को जय जिनेंद्र जी के। डॉक्टर साहब ने सबके लिए जैसे कि एक मतलब कि गिफ्ट हैम्पर रखा है, वो